नमस्कार साथियों, मेडिकल मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम की सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वीडियो में हमारा गोल क्या रहने वाला है और क्यों आपको अपना समय यहाँ पर देना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, जिससे नेक्स्ट एग्ज़ाम में सिलेबस को कवर करने में हमें आसानी होगी। साथ ही हम समझेंगे कि नॉन नर्सिंग को कैसे पढ़ा जाए ताकि हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सके, बिकॉज नॉन नर्सिंग जो है इस एग्ज़ाम में गेम चेंजर साबित होती है। साथ ही यहाँ से हमें पैटर्न का अंदाज़ा मिलेगा जो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने में हेल्पफुल होगा। और चूंकि इस एग्ज़ाम में हमें सिर्फ 90 मिनट्स मिलते हैं, तो इस प्रैक्टिस से हम अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीखेंगे। साथ ही हम एग्ज़ाम एंग्जाइटी को रिड्यूस करने और स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज के विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीज द लोकसभा सीट फ्रॉम 525 टू 545। मतलब कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा की सीटें हैं उनको पहली बात तो इंक्रीज किया गया था और उनको बढ़ा के 525 से 545 कर दिया गया था। तो अब बिकॉज मैंने पॉलिटी तो पढ़ रखा है, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि ये क्वेश्चन परिसीमन से पूछा गया है, पर यहाँ पे क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस, इनसे हमें दो हिंट मिलती है। सबसे पहले तो हमें ऑप्शंस देखने हैं। एक तो है 27th, एक है 31st, 35th और 39th अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे मुझे इन ऑप्शन से अंदाजा तो नहीं मिल रहा है, पर मुझे पता है कि जो 35th अमेंडमेंट एक्ट है ये 1974 में हुआ था, जिसके द्वारा जो सिक्किम है उसको हमारे यहाँ विलय किया गया था। परिसीमन इससे पहले हुआ था। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि आंसर या तो 27th होगा या फिर 31st होगा। बट बिकॉज जो 31st अमेंडमेंट एक्ट है ये 1970 के बाद हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको आंसर लगाऊंगा और यही ऑफिशियल इसका राइट आंसर है। 31st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लोकसभा सीट को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन से हमें ऑप्शंस और एलिमिनेशन के बारे में भी हेल्प मिलती है, और साथ ही हम प्रैक्टिस कर पाते हैं कि हमें कैसे अच्छे से तुक्का लगाना है या फिर कैसे हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। नॉन नर्सिंग का सेकेंड क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन रिलीज हार्मोन टू स्टॉप ओव्यूलेशन। मतलब कि कौन सा हार्मोन जो होता है, कौन सा हार्मोनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, ये यहाँ पे पूछा गया है। अब इसका ऑप्शन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम, कॉपर टी और विड्रॉवल मेथड। तो यहाँ पर कॉन्डम तो इसका आंसर नहीं है और विड्रॉवल मेथड भी इसका आंसर नहीं है। तो जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होता है, एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में और दूसरा कॉपर टी में, बिकॉज इन दोनों में ही हार्मोनल मेथड यूज होता है। लेकिन जो कॉपर टी होता है इसका जो मेन तरीका होता है, इसमें मेडिकेशन भी होती है, ये मेटेलिक होता है और इसमें हार्मोन का भी यूज़ किया जाता है। जबकि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ये सिर्फ हार्मोन बेस्ड होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और यही यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हम कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यह रहा नॉन नर्सिंग का थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है यहाँ पे कि पूछा क्या गया है। ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन ऑफ द डेटा 21, 41, 34, 19, 37 एंड द डेटा 33, 23, 27, 39 एंड 31। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक तो इनका मीडियन निकालना है इन दोनों रेंज का, और इन दोनों मीडियंस के बीच में डिफरेंस क्या होने वाला है ये हमें बताना है। यहाँ पे इसके ऑप्शन है, एक तो फर्स्ट है 10, 8, 5 और 3 के इनमें से इनके मीडियन का डिफरेंस क्या होगा। तो जैसा कि हमने स्टैटिस्टिक में पढ़ा है, मीडियन जो होता है वो किसी भी नंबर जो होता है उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके उनकी जो एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू होती है वो जो होती है उसका मीडियन होता है। तो जब इन दोनों का हम मीडियन निकालेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, 3 जो है इन दोनों के मीडियन का डिफरेंस रहने वाला है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें एक सिंपलीफिकेशन पूछा गया है। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 माइनस 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 इंटू 12। अब मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सिंपलीफिकेशन नहीं पढ़ा था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था। हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ये ऑप्शन नंबर 4 है, 0.000999। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नॉन नर्सिंग में हिस्ट्री के लिटरेचर पोर्शन से पूछा गया है, जहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अर्लीस्ट नॉन लिटरेचर है मराठी भाषा का। मतलब महाराष्ट्रियन जो एरिया है वहाँ का सबसे अर्लीस्ट लिटरेचर कौन सा है। इसके ऑप्शन है दीपावस्मा, गथा सत्सई, लीलाचरित और जनानेश्वरी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, लिटरेचर मैंने इतना नहीं पढ़ा था, पर इसका जो एक्चुअल आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 है, गाथा सत्सई।
जो कि महाराष्ट्र में जो सातवाहन वंश था, इसके हाला या शालिवाहन नाम के एक शासक थे, उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी और ये महाराष्ट्र का अर्लीस्ट लिटरेचर माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से उठाया गया है, जहां पूछा गया व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। सबसे पहले तो हमें देखना है कॉनकेव लेंस कौन सा होता है। तो जो इस प्रकार का ये लेंस होता है, जिसके सेंटर जो होता है थिन होता है और जो पेरिफेरी होती है वो थिक होती है, उसको कॉनकेव कहते हैं। जैसे गुफा का मुंह होता है उस तरीके से अंदर की तरफ धंसा हुआ आपको मुंह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो वस्तु है, उसकी तुलना में जो इमेज है उसकी साइज क्या रहने वाली है। तो एक बात आपको याद रखनी है, कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज होती है वो स्मॉल होती है देन ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमेशा इमेज जो होती है वो छोटी बनती है। ये बहुत ही एक बेसिक और फैक्चुअल क्वेश्चन था। अब जिसने लेंसेस को पढ़ रखा है या जिसने प्रकाश का टॉपिक पढ़ रखा है उसके लिए एक ईजी क्वेश्चन होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 7 करंट अफेयर से बनाया गया है, जहां पूछा गया है इन विच इंडियन सिटी वॉज द फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन सेप्टेम्बर 2025। ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर से उठा है, लेकिन मैंने इसका आंसर ज्योग्राफी से कनेक्ट करके दिया था और इसका करेक्ट आंसर होने वाला है नोएडा सिटी, जो कि दिल्ली के पास में है। अब क्योंकि जो राजस्थान का अलवर और भरतपुर का एरिया है वहाँ पे सिलिका मिट्टी पाई जाती है और जो सिलिका सैंड होती है ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे अलवर भरतपुर के पास का रीज़न यहाँ पे नोएडा ही था ऑप्शन में, तो इससे ये आंसर मैंने लगाया था और ये करेक्ट आंसर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी से यह सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, जहाँ पूछा गया है कि हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। मतलब जो यूपीएससी होती है उसके मेंबर को कौन अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। तो जितने भी संवैधानिक निकाय होते हैं उन सब में अपॉइंटमेंट और हटाने का काम प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो महामहिम होते हैं वो करते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन बेसिक केमिस्ट्री का है, जो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑक्सीडेशन। मतलब जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है इनमें से कौन सा ऑप्शन वो दिखा रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन में हमें पता है यहाँ पे एडिशन होता है ऑक्सीजन का, तो यही इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Majuli, which is recognized as the largest inhabited ravines island in the world, is located in the course of which river in India। मतलब जो माजुली नाम का द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, वो भारत की किस नदी के अंदर अवस्थित है। इसके ऑप्शन है इंडस यानी सिंधु, गंगा, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। तो यह जो माजुली द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी में, जो असम हमारा स्टेट है वहाँ पे सिचुएटेड है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी आइसलैंड है। चाहिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर मेनलैंड इंडिया ड्यूरिंग द समर सीजन। मतलब कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है जो मेनलैंड इंडिया पर जो समर सीजन है यानी गर्मी का सीजन है उसके बाद बरसात के लिए जिम्मेदार होता है। हमें पता है गर्मी के बाद बरसात का सीजन आता है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर पूछा है, हालांकि ऑप्शन बहुत बड़े हैं तो हम सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, जो कि कह रहा है डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन द इंडियन लैंड मास एंड सराउंडिंग सी क्रिएटिंग लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसका मतलब होता है कि क्योंकि जैसे कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कुछ इस तरीके का है, इसके इधर अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर है, तो मतलब हम 3 तरफ से पानी से घिरे हुए। अब क्योंकि हमें पता है ये जो मेनलैंड इंडिया है ये पत्थर है और ये आसपास में पानी है, तो जो पानी होता है वो पत्थर की तुलना में गर्म भी धीरे होता है और ठंडा भी धीरे होता है। इसकी वजह से तापमान का एक अंतर आता है और इस अंतर की वजह से जो हवा होती है उसकी दिशा चेंज होती है और यही हमारे भारत में बरसात के लिए कारण बनती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा डायरेक्शन टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे है कि अ ट्रक वॉज फेसिंग द साउथ, मतलब सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। इट टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन मूव 5 किलोमीटर, देन मूव 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन द ट्रक फेसिंग नाउ। मतलब कि एक ट्रक है जो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा था, उसके बाद उसने अपनी दिशा को कुछ परिवर्तित किया है। पहले वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा था, मतलब क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा, मतलब इस दिशा में घुमा था 135 डिग्री। इसके बाद वो 45 डिग्री वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा था। इसके बाद वो 5 किलोमीटर चला था इस दिशा में और फिर
45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा था। तो अभी वो किस दिशा में है? तो अभी वो लगभग इस दिशा में है। अब इस दिशा को जो मैथ की लैंग्वेज होती है उसमें बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो जो ट्रक है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज मेंटेन बाय, मतलब कि जो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जो रोड हो गया है, डैम हो गया है, उन सब के निर्माण के लिए जो फंड्स होते हैं उन्हें इनमें से कौन सी संस्था मेंटेन करती है? इसके ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और आरबीआई। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके नाम में भी आ रहा है रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक ऐसी एजेंसी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और वहाँ की जो रोड्स होती है या फिर जो डैम्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है, उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि टू मशीन्स कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट मशीन ए डज इट इन हाफ टाइम कंपेयर टू मशीन बी, विच मशीन हैज अ हायर ग्रेटर पावर आउटपुट। मतलब कि यहाँ पे दो मशीन्स है, ए और बी, दोनों ही एक काम को करती है, तो इन दोनों में से किसकी क्षमता ज़्यादा है? यहाँ पे ऑप्शन है मशीन ए, और इसमें दूसरा ऑप्शन है कि हम पता नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड। तीसरा है कि बोथ आर इक्वल, और चौथा ऑप्शन है कि मशीन बी। तो हम यहाँ पे पता देख रहे हैं कि मशीन ए जो है वो काम तेज़ी से कर रही है, मतलब कि मशीन ए का जो पावर है वही यहाँ पे ग्रेटर रहने वाला है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन अ लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन अ स्टूडेंट एड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कलेक्ट द गैस, हाउ कैन द स्टूडेंट कन्फर्म इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है इसने हमारा जो टाइम है वो सिर्फ कंज्यूम करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि आप कैसे पता करोगे कि जो गैस निकल रही है इस अभिक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। इट सपोज कंबूशन, मतलब कि ये आग लगने को सपोर्ट करती है, तो नहीं भाई, CO2 नहीं करती है, वो ऑक्सीजन सपोर्ट करती है। इट टर्म लाइम वाटर इनटू मिल्की, मतलब कि ये जो चूने का पानी होती है उसको दूधिया कर देती है। तीसरा क्वेश्चन है इट फॉर्म्स अ ब्लू प्रेसिपिटेट, और चौथा ऑप्शन है इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंट, मतलब कि जो जल रहा है ऑलरेडी उसको और बुझाने में हेल्प करता है। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर है इट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि CO2 से लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, तो ये टॉपिक रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ में 3D से है, जो पूछ रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 80,850 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पे पाई को जो है 22.7 यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा है, उसका एक तो हमें वॉल्यूम दे रखा है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। वॉल्यूम है इसका 80,850 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट है इसका 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला है 2πr h + r। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें जो पाई का मान है 22/7 दे रखा है, जो हाइट है वो हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है, पर जो आर है रेडियस वो हमें यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूला से रेडियस को निकालेंगे, तब रेडियस जो है यहाँ पे 35 निकलने वाली है, 35 सेंटीमीटर। और जब हम इसे टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में डालेंगे तो इससे हमको जो आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया कि इफ़ A स्टैंड फॉर डिवाइड, B स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, C स्टैंड फॉर ऐड एंड D स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है और हमें यहाँ पे ये चारों चीज़ें फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे A बराबर डिवाइड, B बराबर मल्टीप्लाई, C बराबर ऐड और D बराबर जो है सब्सट्रैक्ट होना है। जब हम इस इक्वेशन में इसको रखते हैं तो अब हमें आंसर 12। क्वेश्चन नंबर 18 बायोलॉजी से है कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन किडनी। मतलब कि जब ह्यूमन किडनी में यूरिन बन रहा होता है उस समय जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, इससे हम क्या समझते हैं। अब हमें इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद इसका आंसर देना होगा। हालांकि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर A होने वाला है कि द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर
एंड डिजोल्व वेस्ट द ह्यूमन बॉडी मस्ट रिमूव। मतलब कि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है और जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करना जरूरी है, यही इसका आंसर है। बाकी क्वेश्चन भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमें बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है इस एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है, जो पूछ रहा है ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड JALOPIES आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर between the letter which is fourth from the left and the one which is second from the right in the letter cluster thus form। ठीक है, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है 6, 4, 3 और 5। मतलब यहाँ पूछा गया है कि ये जो वर्ड दिया गया है इसे हमें वापस से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे, इसके बाद हमें बताना है कि भैया ये जो दो लेटर पूछे गए इनके बीच में गैप कितना होने वाला है। सबसे पहले इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमाएंगे तो ये बनेगा AEIJLOPS। अब पूछा गया है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड से चौथा लेटर है जो कि है J और राइट साइड से दूसरा लेटर जो कि है P, इन दोनों लेटर के बीच में कुल कितने लेटर्स आते हैं। तो हमें पता है ABCD में जो J होता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में 10वें नंबर पे आता है और जो P होता है वह 16वें नंबर में आता है। तो इनके बीच में जो है टोटल 5 लेटर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आप काउंट करके इसको देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक रीजनिंग से आया हुआ है। यहाँ पे हमें 2 पेयर दिए हुए हैं और ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इन पेयर में फॉलो किए हुए पैटर्न को ही फॉलो करता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है KGJFBE। आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछ रहा है अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम फॉर वन कंप्लीट रिजोल्यूशन। मतलब कि एक कोई वस्तु है जो एक गोल सर्कुलर पाथ पर घूम रही है एक जैसी स्पीड से, मतलब ऐसे घूम रही है, चक्कर लगा रही है एक जैसी स्पीड से। तो इनमें से कौन सा ग्राफ होगा जो कि उसकी स्पीड और टाइम को सही से समझा पाएगा। पहला ग्राफ का ऑप्शन है यहाँ पे अ लाइन स्लोपिंग अपवर्ड विद द टाइम, अ साइनोसॉइडल कर्व अबाउट द टाइम एक्सिस, अ कर्व लाइन इंक्रीजिंग विद टाइम, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे हमको पता है कि भैया जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो टाइम एक्सिस है उसके पैरेलल एक लाइन चल रही है और यही इसका आंसर होने वाला है, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। और ये एक बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन था जो बहुत से एस्पिरेंट्स को परेशान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 इस शिफ्ट का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे लगा, जो पूछ रहा है व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड डैश हेल्प टू प्लग द लीक बाय क्लॉटिंग द ब्लड। मतलब कि अगर एक ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है तब ऐसा क्या है जो कि हेल्प करता है क्लॉटिंग में। यहाँ पे ऑप्शन है प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे तो किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 प्लेटलेट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कई स्टूडेंट को एग्जाम प्रेशर में ट्रिकी लगता है। ये पूछ रहा है इफ 40% ऑफ द नंबर इज एडेड टू 120 देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर देन 30% ऑफ द नंबर इज। मतलब कि कोई नंबर है उसका 40% लिया आपने और उसको 120 में ऐड कर दिया, तो हमें वो का वही नंबर प्राप्त किया जिसका हमने 40% उठाया था। तो पहले तो हमें ये नंबर पता करना है। तो अगर 40% ऐड करने से वो नंबर बढ़ गया तो मतलब ये 60% की वैल्यू है। अगर 120 60% की वैल्यू है तो ये नंबर जो है 200 होने वाला है। तो हमें नंबर मिल गया भाई 200। अब हमसे पूछा गया 200 का 30% कितना होता है, तो ये सिंपली आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2 60। तो 200 का 30% बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 1/3 of the total distance at 40 km per hour, 1/4 of the total distance at 60 km per hour and remaining distance at 50 km per hour. Found the average speed of train। मतलब कि एक ट्रेन है जो चल रही है, उसने शुरुआती 1/3 डिस्टेंस मतलब 33% डिस्टेंस जो है वो 40 की स्पीड से चला। फिर 1/4 डिस्टेंस यानी 25% जो डिस्टेंस है वो उसने 60 की स्पीड पे चला और जितना बाकी बचा हुआ है वो 50 के पास चला। अब जब पहली बार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे इसके बारे में कोई क्लू नहीं मिला था और इसको मैंने आखिरी में सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करने का मेरा तरीका क्या था कि मुझे इतना तो पता था कि आंसर जो है ये 50 के आसपास आना है। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी डिस्टेंस है वो तो 50 की स्पीड से चला गया है,
इसके अलावा देखें हम तो 1/3 40 की स्पीड से और 1/4 जो है 60 की स्पीड से चला गया है। अब जब मैंने इस टाइम को मिनट्स में कैलकुलेट किया, इस डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मानते हुए, तो मेरे पास एक आंसर आया, वो बता रहा है कि ये आंसर 50 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब फिर मैंने ऑप्शंस को देखा, पहला ऑप्शन खुद 50 किलोमीटर का था, ये तो आंसर नहीं होना है, हमें अभी पता चला है। 45 कम है, 48 भी कम है और 42 भी कम है। पर जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो वहाँ पे 1-2 किलोमीटर ही स्पीड घटी होगी 50 से, इतना मुझे अंदाज़ा मिल रहा था और इससे आंसर मिला था मुझे 48 किलोमीटर। ये मैंने कैलकुलेट करके रिस्क लिया था इस क्वेश्चन में और यही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आंसर मिलेगा 48 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ लोग इसको मेथड से सॉल्व करेंगे, पर मैंने तो जो मुझे उस समय में सूझा उस तरीके से इसको सॉल्व किया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब कि पिछले साल भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था और इस बार भी ये क्वेश्चन आया है। ये पूछ रहा है कि सिद्धू मुर्मू एंड कानू मुर्मू वर द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन। मतलब कि ये जो दो नाम दिए गए, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, यहाँ पे आपको नाम से हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू का भी याद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से कनेक्ट करके पूछा गया कि ये दोनों जो है किस स्वतंत्रता संग्राम या किस क्रांति से जुड़े हुए थे। इसका ऑप्शन है संथाल रिबेलियन, हलबा रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, जयंता एंड गारो रिबेलियन। मतलब कि इन चारों में से किस आंदोलन या किस क्रांति के द्वारा ये दोनों जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे हमको देखना है कि एक तो जो मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह का लीडरशिप जो थे वो तो थे बिरसा मुंडा, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होने वाला है। जो जयंतिया और गारो रिबेलियन है ये बंगाल की साइड हुआ था और इन दोनों का इससे भी कोई लेना देना नहीं है। हलबा रिबेलियन भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो संथाल रिबेलियन है कि ये दोनों जो लीडर्स है ये संथाल रिबेलियन के हैं। और इससे पहले जो थे पिछले साल वहाबी मूवमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें पता है कि जो क्रांति वाला पॉइंट है ये एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से वो हर बार क्वेश्चन पूछता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है केमिस्ट्री में मिक्सचर और सॉल्यूशन वाले टॉपिक से पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द टिपिकल साइज रेंज ऑफ पार्टिकल इन अ कॉलॉइड सॉल्यूशन। मतलब जो कॉलॉइड सॉल्यूशंस होते हैं इनका जो पार्टिकल होता है उसका रेंज क्या होता है। अब सबसे पहले मिक्सचर में जो है 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है और इनके डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 1 to 100 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर और लार्जर देन 1 मिलीमीटर। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है 1 to 100 नैनोमीटर। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जो 1 नैनोमीटर है इससे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको तो बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और जो 100 और ज़्यादा एक्यूरेटली मैं कहना चाहूँगा जो 1000 नैनोमीटर होता है उससे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं सस्पेंशन। और इसके 20 की जो रेंज होती है, मतलब 1 से 1000 तक की रेंज, उसको बोलते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री का एक बेसिक क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं जो कि करंट अफेयर से आया है। क्वेश्चन है इन दिसंबर 2025 द प्लमेटिंग AQI लेड टू इमरजेंसी लेवल रिस्ट्रिक्शन कॉल्ड ग्राफ 4 बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। मतलब इसमें पूछा गया कि दिसंबर 2025 में जो AQI लेवल है वो इतना हाई हो गया कि उसकी वजह से इमरजेंसी रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़े और ग्राफ 4 में इसको रखा गया था। ये किस सिटी में इमरजेंसी लगाई गई थी। सबसे पहले हम AQI की बात करते हैं। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब जो हवा होती है उसमें प्रदूषण का स्तर। तो भाई किस जगह की हवा इतनी प्रदूषित हो गई थी कि वहाँ पे इमरजेंसी रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़े थे। इसके ऑप्शन है दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़ और पुणे। तो हमें पता है एयर क्वालिटी के मामले में हमारा जो दिल्ली है वो हमेशा ही सबसे आगे रहता है प्रदूषण के मामले में, तो दिल्ली ही इसका आंसर है। अब एक बार इस AQI को समझ लेते हैं। इसकी जो है 4 स्टेजेस होती है। इसकी फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ पे AQI 200 से 300 तक का होता है। इसके बाद सेकंड स्टेज होती है जहाँ AQI 300 से 400 तक का होता है। स्टेज 3 जो होता है वो 400 से 450 तक होता है। स्टेज 4 जो होता है 450 से ऊपर की जो रीडिंग होती है उसमें स्टेज 4 को काउंट किया जाता है। ये हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजर होता है, इसीलिए ऐसी कंडीशन में जो गवर्नमेंट होती है उसको लोगों के हेल्थ को सिक्योर करने के लिए जो है अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं, जिसमें कि वर्क फ्रॉम होम हो गया या फिर जो होता है 4 डे वीक हो गया। इस तरीके के इंटरवेंशन अप्लाई करने पड़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे 7 लोग हैं जो कि एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं।
सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए सेंटर की तरफ फेस करके, मतलब इस तरीके से बैठे हुए और इनका फेस ऐसे अंदर की तरफ है। अब इनका जो अरेंजमेंट है, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, सिटिंग अरेंजमेंट और जो बिल्डिंग्स होती है उनसे जुड़ा हुआ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 2, मतलब कि जो आप पूरे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है, जो पूछ रहा है इफ द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g was accidentally used as 10 times higher in a planetary orbit calculation, what would be the effect on the calculated gravitational force between the planet and the sun। मतलब कि जो एक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है g, जिसके मान फिक्स होता है, अगर इसको हम गलती से 10 गुना ज़्यादा कैलकुलेट कर ले तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस प्लेनेट का, उसका क्या असर पड़ेगा। इसके ऑप्शन है द कैलकुलेशन फोर्स वुड बी 10 times smaller than the actual value, the calculated force would be half than the actual value, the calculated force would be unchanged, or the calculated force will be 10 times greater than the actual value। तो यहाँ पे हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो होता है g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो हमको पता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर यहाँ पे इसे 10 गुना कर देंगे तो जो वैल्यू है वो भी 10 गुना बढ़ जाएगी। मतलब कि जो ऑप्शन नंबर 4 होता है ये इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो 10 टाइम ग्रेटर हमको देखने को मिलेगी। आइए अब जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है उसके लास्ट क्वेश्चन, जो 30वां क्वेश्चन होता है, उसको देखते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक बियॉन्ड द सिलेबस, द रियल लाइफ गाइड फॉर टीनेजर्स हु वांट मोर देन जस्ट मार्क्स, पब्लिकेशन इन जुलाई 2025। ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है। बुक्स से पिछली बार भी क्वेश्चन बना था, इस बार भी बना था, इसलिए ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, ये रिपीट होता रहता है। इसके ऑप्शन है शांतनु, अमीश, प्राजक्ता और अंकुर वारिकू। इसका करेक्ट आंसर बनता है अंकुर वारिकू। हालांकि एग्ज़ाम जब मैंने दिया था तब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था। तो अब तक जो हमने 30 क्वेश्चन देखे, इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं, कैसे हम एक क्वेश्चन को जो होता है जज करके अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं, या अगर किसी क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं तो हमें उसे स्किप करना है। अभी तक जो हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं उसमें मुझे लगता है कि आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अब हम आगे हमारे नर्सिंग के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। नर्सिंग पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नर्सेस रोल इन एड्रेसिंग अ पेशेंट्स साइकोलॉजिकल नीड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब है कि भैया जब एक पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है उस समय में नर्स का क्या रोल रहने वाला है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन ओनली। जहाँ भी ओनली जैसा शब्द आ जाए वहाँ पे हमको नेगेटिव आंसर यूज़ नहीं करना है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है एंश्योरिंग द पेशेंट फॉलो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। पेशेंट को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में पर हमको नहीं पता है कि उसका कॉज क्या है हॉस्पिटलाइजेशन का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड एक्टिव लिसनिंग, मतलब हमें उसे इमोशनल सपोर्ट देना है और एक्टिवली लिसन करना है उसकी जो भी बात होती है, जो भी उसका प्रॉब्लम हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर वाइटल साइन रेगुलरली। देखिए वाइटल साइन तो लेना है पर हमको, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड पूछा गया है और जब पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में आता है तब वो सबसे ज़्यादा थ्रेटन्ड या एंग्जाइटी में रहता है, तो इसीलिए हमें ऑप्शन नंबर 3 के तहत इमोशनल सपोर्ट और एक्टिव लिसनिंग पर ही ध्यान देना है। ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन फ्लक्चुएशन इज प्राइमरली लिंक टू प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स। मतलब कि किस हार्मोन के फ्लक्चुएशन या फिर उसके जो लिमिट होती है उसमें बदलाव होने की वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के सिम्टम्स आते हैं। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और चौथा ऑप्शन है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो हमको पता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए इंसुलिन ग्लूकागोन का कोई रोल नहीं रहने वाला है, ऑक्सीटोसिन का भी इससे कोई सीधा लिंक नहीं है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ नर्स बिलीव दैट पीपल विथ मेंटल इलनेस आर डेंजरस। सही बात है, जो मेंटल इलनेस पेशेंट होते हैं वो डेंजरस होते हैं। हाउ माइट दिस मिसकंसेप्शन अफेक्ट हर प्रोफेशनल बिहेवियर। मतलब कि जो मेंटल इल पेशेंट होते हैं वो डेंजर होते हैं, ऐसा एक नर्स का मानना है, तो इसकी वजह से उसके प्रोफेशनल बिहेवियर पे क्या चेंजेस आएंगे। इसका ऑप्शन है इट इंश्योर द नर्स प्रोवाइड मोर अटेंशन टू दिस मेंटली इल पेशेंट। सेकेंड ऑप्शन है
इट मे कॉज हर टू अवॉइड और ट्रीट पेशेंट विथ प्रीजुडाइज रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ केयर। तीसरा ऑप्शन है इट इंक्रीज द नर्स लेवल ऑफ एम्पैथी एंड कंपनसेशन फॉर ऑल हॉस्पिटलाइज पेशेंट। और चौथा ऑप्शन है इट लीड टू मोर इफेक्टिव एंड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन विथ वेरियस मेंटली इल पेशेंट। मतलब कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि भैया हम ज़्यादा अटेंशन देंगे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भैया वहाँ पे हम कम अटेंशन देंगे, इसकी वजह से क्वालिटी केयर डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उस जो जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट है हम उन सब के प्रति एम्पैथी बढ़ जाएगी हमारी। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन लेवल है वेरियस मेंटली इल पेशेंट के प्रति वो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, पर इससे पहले हमको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन मिसकंसेप्शन की बात कह रहा है कि भैया उसके दिमाग में भ्रम पाल रखे है उसने। और यहाँ पे हम जो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन देख रहे हैं वो पॉजिटिव टाइप के ऑप्शन है। तो जो आदमी भ्रम पालता है वो कभी पॉजिटिव काम तो नहीं करेगा। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, जो कि करेक्ट है। हालांकि यहाँ पे जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा था तो मुझे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन नेगेटिव सेंस का है और बता रहा है कि भैया उसमें फॉल्स बिलीफ है, वो इस तरीके की गलत धारणाएं रखे हुए हैं, तो वो सही काम तो नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर आखिरी में मैंने भी ऑप्शन नंबर 2 ही लगाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है अ पेशेंट हैज़ जस्ट रिटर्न टू द वार्ड आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट to evaluate the effectiveness of respiratory intervention in the immediate post operative period। मतलब कि एक पेशेंट है वो एब्डोमिनल सर्जरी यानी कि पेट की सर्जरी से जस्ट अभी आया है। अब आने के बाद में हमें इवेल्युएट करते वक्त देखना है कि भाई उसकी जो रेस्पिरेशन है वो इफेक्टिवली चल रही है, तो हमें इसमें से किस चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा। पहला ऑप्शन है कि हम मेजर करेंगे पेशेंट का यूरिन आउटपुट, एकदम गलत है, यूरिन आउटपुट का कोई लेना देना नहीं है। रिव्यू द पेशेंट्स मेडिकेशन चार्ट्स, मेडिकेशन चार्ट्स देखेंगे लेकिन उसका पेशेंट के रेस्पिरेशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बैठता है। इसमें असेस द पेशेंट्स ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन देख सकते हैं। एंड चेक द सर्जिकल ड्रेसिंग फॉर ब्लीडिंग, ड्रेसिंग तो देखेंगे बट ड्रेसिंग का भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनता है उसके रेस्पिरेशन के साथ, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 3 जो होता है इसी को राइट टिक करेंगे, ये इसका एक्यूरेट एंड एक्चुअल आंसर बनता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है चेक द सर्जिकल ड्रेसिंग फॉर ब्लीडिंग, ये इसका कॉज हो सकता है ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर उसमें इस्चीमिया डेवलप हो जाए, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनता है रेस्पिरेशन के साथ, इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स मस्ट इवेल्युएट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इन क्राउडेड रेफ्यूजी कैंप, विच कंबाइंड फैक्टर शुड बी प्रायोरिटाइज टू प्रिवेंट आउटब्रेक। मतलब कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है एक रेफ्यूजी कैंप में गई है, वहाँ पे उसको दिख रहा है कि रिस्क है कम्युनिटी हेल्थ इन्फेक्शन फैलने का, तो हमें क्या प्रायोरिटी प्रिवेंशन यूज़ करना है। ऑप्शन है पहला एनवायरमेंट सैनिटेशन रखना है और पर्सनल हाइजीन प्रमोट करना है, ठीक है लगभग सही बात है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है लैंग्वेज बैरियर और डाइटरी हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स का इसके डाइट्स को लेना देना नहीं है। तीसरा ऑप्शन बन रहा है न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, मतलब खिला पिला के बीमार के पास बैठा दो, तो ये भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बन रहा है। चौथा ऑप्शन बन रहा है मेडिकेशन अवेलेबल एंड ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकेशन दे सकते हैं पर इन्फेक्शन को अपने को प्रिवेंट करना है, होने के बाद तो रोकथाम करनी है, तो मेडिकेशन भी इसका कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बन रहा है। तो इसका सही अल्टरनेट बन रहा है एनवायरमेंट सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि जबकि हमने 30-35 क्वेश्चन देख लिए तो यहाँ तक आते आते हमारा अटेंशन लैग होने लग जाता है। इसकी वजह से हम कई बार क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आगे का भूल जाते हैं और सिर्फ पीछे पीछे की लाइन रह जाती है, इसकी वजह से हमसे ऑप्शन को समझने में एरर हो जाता है। इसलिए ऐसी केस में हमें जो है क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके पढ़ना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स इज रिव्यूइंग पास्ट रिपोर्ट्स टू एनालाइज ट्रेंड इन मैटरनल हेल्थ, विच स्टेप रिफ्लेक्ट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ दीज कम्युनिटी हेल्थ रिकॉर्ड्स। इसका मतलब है कि नर्स जो है वो रिव्यू कर रही है पुरानी रिपोर्ट्स को मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड, इसमें से कौन सा सही तरीका है इन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखने का, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है एडिटिंग प्रीवियस रिकॉर्ड टू मैच करंट ऑब्जर्वेशंस, सेकंड डिस्ट्रॉय ऑल रिकॉर्ड्स आफ्टर ईच एनालिसिस सेशन, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइज रिपोर्ट्स सिस्टमेटिकली फॉर इजी रिट्राइवल, और चौथा ऑप्शन है कंबाइन अनरिलेटेड रिपोर्ट्स इन वन फाइल फॉर कन्वीनियंस। इसका मतलब है कि भैया पहले तो बोल रहे हैं कि हम एडिट कर देते हैं सारों को, ये ऑप्शन तो नहीं बनना है, एडिट क्यों करेंगे। दूसरा है डिस्ट्रॉय कर देंगे, भाई रिकॉर्ड्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ऑर्गेनाइज करेंगे, और चौथा बोल रहा है कंबाइन करेंगे अनरिलेटेड रिपोर्ट्स को। अब एक बात बताओ, जो अनरिलेटेड रिपोर्ट है जो एक दूसरे को रिलेट ही नहीं करती है, उसे अपने कन्वीनियंस के लिए आप कैसे एक ही फाइल में मर्ज कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3
जो कहता है कि भाई सिस्टमेटिकली हमें इस पूरे रिकॉर्ड को अरेंज करना रहेगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, व्हेन प्लानिंग अ फैमिली हेल्थ एजुकेशन सेशन व्हाट अप्रोच बेस्ट अलाउ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स टू टेलर इंटरवेंशन फॉर फैमिली विथ डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड एंड हेल्थ बिलीफ्स। इसका मतलब है कि हमें एक फैमिली हेल्थ एजुकेशन देना है, वो भी उन लोगों को जिनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो बहुत ही डाइवर्स है। तो हमें इनमें से कौन सी चीज़ को फोकस में रखना है। पहला है फोकसिंग द सेशन ओनली ऑन द नर्स ओन कल्चरल प्रोस्पेक्टिव्स, मतलब कि जो भाई नर्स का जो कल्चर आता है, जैसे नर्स अगर हिंदू है तो हिंदुइज्म की तरफ, या फिर किसी एक ग्रुप से बिलोंग करती है तो उसकी तरफ ही फोकस करना। जहाँ पे भी ओनली वाला ऑप्शन आ जाए वो वैसे भी कट जाता है। सेकंड है अवॉइडिंग डिस्कशन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस ड्यूरिंग द सेशन, मतलब कि हमें जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं उनके डिस्कशन को ही अवॉइड करना है। ये नहीं हो सकता भैया कल्चरल बिलीफ तो हर बार ही आते हैं सोशियोलॉजी के हिसाब से। यूजिंग ओनली स्टैंडर्ड एजुकेशन मटेरियल फॉर ऑल फैमिलीज, मतलब हम सिर्फ स्टैंडर्ड मटेरियल को ही यूज़ करेंगे। और चौथा ऑप्शन बनता है कंडक्टिंग अ प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ ईच फैमिली हेल्थ बिलीफ एंड कल्चरल प्रैक्टिस, मतलब कि हम हर फैमिली के जो कल्चरल बैकग्राउंड है उनके लिए एक पहले प्रीलिमिनरी असेसमेंट कर लेंगे ताकि हमें जानकारी मिल जाए कि भाई ये किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखते हुए तीसरा भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे कल्चर की बात नहीं की गई, सिर्फ स्टैंडर्ड की बात की गई है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन का आंसर नहीं बनेगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, जो बोल रहा है कि भैया पहले आप असेसमेंट कर लो कि सामने वाला किस बैकग्राउंड से आता है, उसके बाद उसको हेल्थ बिलीफ के बारे में टीचिंग दे देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भैया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग फंडामेंटल हाउ डज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज असिस्ट नर्स इन प्लानिंग पेशेंट्स केयर, मतलब कि हमें एक जो नर्स होती है उसको डिजीज और हेल्थ के बारे में जो नॉलेज होता है वो किसी पेशेंट की जो केयर होती है उसकी प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट इनेबल नर्स टू फोकस सोलिली ऑन डिजीज ट्रीटमेंट, मतलब कि ये इनेबल करता है नर्स को वो सिर्फ, सोलिली का मतलब होता है सिर्फ, जो होता है पेशेंट के डिजीज के ट्रीटमेंट में फोकस करे, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमने पता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा था, उसमें प्री मॉड्यूल और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन था जो कि भैया हेल्थ के प्रमोशन पे फोकस करता है ताकि डिजीज हो ही ना। दूसरा ऑप्शन है इट असिस्ट नर्स टू प्रमोट होलिस्टिक केयर एंड प्रिवेंशन, ये काफ़ी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है इट लिमिट नर्स टू फिजिकल हेल्थ असेसमेंट ओनली, मतलब ये लिमिट करता है, मतलब रोकता है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक ही फोकस करना है, जबकि हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ा है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। इट हेल्प नर्स टू आइडेंटिफाई सिम्टम्स ओनली, ये जो होता है एक नर्स को सिर्फ सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो जहाँ मैंने अभी बताया था ओनली वाले ऑप्शन ज़्यादातर गलत ही होते हैं, तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि जब एक नर्स को डिजीज़ और हेल्थ की जानकारी होती है तो ये एक होलिस्टिक केयर और प्रिवेंशन में असिस्ट करता है नर्स को। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साइकोलॉजी से आया है, ये बोल रहा है विच सिनेरियो बेस्ट इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन स्कूल एज। यहाँ पे हमें पहली बात तो बताया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स देखना आपने, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, मतलब कोई भी एक टास्क है तो या तो मैं उसे कर सकता हूँ या मुझे उसको नहीं करना चाहिए, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, ये वाला कॉम्प्लेक्स है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है कि स्कूल एज के बच्चे में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होगी एरिक्सन के मॉडल से। पहला ऑप्शन है अ चाइल्ड फील प्राउड आफ्टर कंप्लीटिंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट, मतलब एक ग्रुप प्रोजेक्ट को करने के बाद में वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा है अपने अंदर से, हाँ भाई मैंने कर दिया। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अ चाइल्ड थ्रो अ टेंट्रम व्हेन टोल्ड नो, मतलब एक बच्चे को अगर आप मना कर दोगे किसी काम को करने से तो टेंट्रम यानी टेम्पर टेंट्रम यानी कि बहुत ही गुस्सा दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अ चाइल्ड प्ले अलोन ड्यूरिंग रिसेस, मतलब जो लड़का है या जो भी बच्चा है जो भी है वो जब भी रिसेस होती है या फिर जिसको मतलब हाफ डे होता है तो उस दिन अकेला ही खेल रहा होता है, मतलब किसी और के साथ ग्रुप एक्टिविटी में इमर्ज नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अ चाइल्ड इंसिस्ट ऑन ड्रेसिंग देमसेल्फ, मतलब बच्चा जो होता है वो खुद की ड्रेसिंग खुद से करने का ही बोल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भैया ड्रेसिंग का इस कॉम्प्लेक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चे का पर्सनल है, इसमें कोई ग्रुप एक्टिविटी का लेना देना नहीं है। दूसरी बात वो अकेला खेल रहा है, मतलब ग्रुप एक्टिविटी से डर रहा है कहीं ना कहीं, उसमें इन्फीरियोरिटी, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। और चाइल्ड थ्रो टेंट्रम, जिसमें बहुत ही गुस्सा है, अगर उसको कोई मना कर दे तो उसे गुस्सा आएगा, ऐसा आदमी ग्रुप एक्टिविटी आसानी से नहीं कर पाएगा, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। इसका एकमात्र ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यही इसका आंसर बन रहा है कि भैया वो ग्रुप प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद में बहुत ही प्राउड फील करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट से है, जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंटेलिजेंस, मतलब इसमें से कौन सी परिभाषा इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज़्यादा उचित बैठती है। पहला ऑप्शन है द एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। नेक्स्ट है
द कैपेसिटी टू रिमेंबर ओनली पास्ट इवेंट्स, द स्किल टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड द टेंडेंसी टू एक्ट इम्पल्सिवली। ये चार इसके ऑप्शंस बैठ। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो ओनली वाले ऑप्शन होते हैं ये ज़्यादातर गलत ही होते हैं। कैपेसिटी टू रिमेंबर ओनली पास्ट इवेंट, सिर्फ पास्ट इवेंट को याद रखना कहाँ से उसका इंटेलिजेंस हो गया। द स्किल टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, वो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है, ये उसका इंटेलिजेंस नहीं, ये उसके मेमोरी पावर को बताता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। द टेंडेंसी टू एक्ट इम्पल्सिवली, भैया वो गुस्से से एक्ट करता है, ऐसी टेंडेंसी को तो इंटेलिजेंस कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो कहीं भी कॉप नहीं कर पाएगा, सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है एबिलिटी टू लर्न, एक तो सीखने की और अडेप्ट करने की नई नई सिचुएशन में जो एबिलिटी होती है उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये डेफिनेशन उठाई गई है वेस्टलर के द्वारा। वेस्टलर कौन है? इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। ये हमारा साइकोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफेक्टिव मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग इन द इमीडिएट पोस्ट नेटल पीरियड प्राइमरी हेल्प द मदर टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि जो बच्चे के जन्म के जस्ट बाद में जो माँ और बच्चे का जो बॉन्डिंग डेवलप कराया जाता है, इससे माँ को क्या मदद मिलती है, वो क्या समझ पाती है। इसका ऑप्शन 1 है अवॉइडिंग मैंडेटरी इम्यूनाइजेशन, मतलब कि बच्चे का जो इम्यूनाइजेशन है वो मैंडेटरी है। दूसरा ऑप्शन है रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द बेबी, मतलब जो बच्चे के जो भी रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं उनको रिकॉग्नाइज यानी पहचान कर पाना कि उसकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इन्फेंट वेट रेपिडली, तो बच्चे का वजन जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। चौथा ऑप्शन है एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, मतलब कि जो ये बच्चे का और माँ का बॉन्ड होता है इसकी वजह से बच्चे में जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है उसके रिस्क कम होते हैं। तो जॉइंटिस वाला ऑप्शन तो नहीं बनेगा क्योंकि भैया वो तो बच्चे की बॉडी पर उसका टर्म डिलीवरी है नहीं उस पर डिपेंड करता है। वेट गेन का भी इससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनता है और इम्यूनाइजेशन जो होता है उसका भी इससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनता है। यहाँ पे मदर जो होती है वो रिकॉग्नाइज कर पाती है बच्चे के रिस्पॉन्स कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, मतलब जब वो क्राई करता है तो या तो उसे कोई पेन है या उसे और कोई प्रॉब्लम है या उसे भूख लग रही है, हंग्री नीड जो सारी नीड्स होती है उसकी वो माँ समझ जाती है। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ड्यूरिंग अ क्लिनिकल टीचिंग विच मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग बाय डिस्कसिंग रियल लाइफ सिनेरियो अमंग स्टूडेंट, मतलब कि इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा जिसमें हम डिस्कस करते हैं किसी बच्चे का या फिर किसी पेशेंट का रियल लाइफ सिनेरियो। इसका फर्स्ट ऑप्शन होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब उसकी लाइफ को तो अपन डिमॉन्स्ट्रेट कैसे ही कर सकते हैं, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट होता है फील्ड विजिट, हम उसके फील्ड विजिट पर नहीं जा रहे भैया, उसके लाइफ में कोई इवेंट हो रहा है, अपने को कैसे पता चलेगा कि अभी वो होने ही वाला है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं बनता है। नेक्स्ट होता है केस स्टडी और चौथा ऑप्शन होता है रोल प्ले मेथड। तो रोल प्ले द्वारा हम उसकी जो लाइफ में घटनाएं हुई थी उसको करके बता सकते हैं, लेकिन एक आदमी का जो खुद का फीलिंग होता है, एम्पैथी होता है, वो इससे पता नहीं चलेगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो इसका आंसर है केस स्टडी मेथड, मतलब हम उसके लाइफ की जो स्टडी है उस स्टडी करके बच्चों को उसकी जो समरी होती है वो बताएंगे जिससे कि उन्हें अच्छी जानकारी मिल सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स इज टास्क विथ क्रिएटिंग अ पीयर सपोर्ट नेटवर्क फॉर इंडिविजुअल विथ क्रॉनिक मेंटल इलनेस इन द कम्युनिटी विच एक्शन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड प्रमोट एम्पावरमेंट। इसका मतलब है कि नर्स को एक टास्क दिया गया है कि आपको पीयर सपोर्ट नेटवर्क बनाना है जो क्रॉनिकली मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनके लिए। तो इनमें से कौन सा सही तरीका होगा जिससे कि हम जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके जितने भी प्रिंसिपल है उनको प्रमोट कर सके और एम्पावरमेंट कर सके। इसका पहला ऑप्शन है एंकरेजिंग क्लाइंट टू लीड मीटिंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस, मतलब कि हम जो क्लाइंट्स होते हैं जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंकरेज करेंगे कि भैया आप जो मीटिंग होती है उसको लीड करो और अपने जो एक्सपेरिमेंट है जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करो। नेक्स्ट ऑप्शन है शेड्यूलिंग इनफ्रीक्वेंट ग्रुप सेशन, मतलब कि इनफ्रीक्वेंट मतलब कभी भी कहीं भी कैसे भी हमको ग्रुप सेशन कर देना है, तो भाई इनफ्रीक्वेंट तो हम नहीं करेंगे ग्रुप सेशन, ठीक है। फोकसिंग ओनली ऑन मेडिकेशन अडेयरेंस, एक और बार ऑनली आया, मैंने कहा था कि ऑनली तो हमें हर बार कैंसिल ही मारना है। असाइनिंग ऑल डिसीजन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हम डिसीजन को असाइन करेंगे लेकिन अगर हर बार हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ही डिसीजन देंगे तो पेशेंट कहाँ से सीखेगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए बनता है कि हम क्लाइंट को एंकरेज करेंगे कि भैया वो लीड करे और साथ ही वो अपने एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो उनको शेयर करे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ स्कूल नर्स इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम टू एड्रेस ओबेसिटी इन एडोलेसेंस, मतलब जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है एडोलेसेंस में उसको जो है एड्रेस करने के लिए एक स्कूल नर्स जो होती है वो एक प्रोग्राम डिजाइन कर रही है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरवेंशन वुड बेस्ट सपोर्ट हेल्दी वेट मैनेजमेंट, मतलब इनमें से कौन से इंटरवेंशन ऐसे रहेंगे जिनके द्वारा हेल्दी वेट मैनेजमेंट को अपन प्रमोट कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है
एडवाइस कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स विथ हाई फैट डाइट। अब भैया अगर उसको फैट ज़्यादा दोगे तो वैसे ही वजन बढ़ना ही है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है स्किपिंग मील एंड एंकरेज रैपिड वेट लॉस, मतलब उसको बोलना है कि आप खाना ही मत खाओ, भोजन को छोड़ दो और जल्दी जल्दी वजन गिराओ। ऐसा भी नहीं करना है, वरना इससे उसके बॉडी में एसेंशियल जो न्यूट्रिशंस होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका लेवल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड बैलेंस डाइट, ये काफ़ी सही ऑप्शन लग रहा है। इसके बाद अगला है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड एंकरेजिंग रेगुलर स्लीप। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों ही काफ़ी करेक्ट मिल रहे हैं, पर क्योंकि हमको उसका मेनली हेल्दी जो है वेट मैनेजमेंट करना है, तो इसके लिए हमको एक तो उसको फिजिकल एक्टिविटी का बोलना है ताकि उसकी बॉडी एक्टिव रहे, सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, और दूसरी बात उसको बैलेंस डाइट लेने को बोलना है ताकि उसको सारे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है कि उसको बैलेंस डाइट लेने को और एक्टिविटी करने के लिए बोलना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फैमिली प्लानिंग मेथड इज कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट इन डिस्कसिंग विद अ वुमन ड्यूरिंग द नॉर्मल पर्प्यूरम इफ शी डिज़ायर लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब कि फैमिली प्लानिंग मेथड की बात करते वक्त एक वुमन जो भी पर्प्यूरल पीरियड के अंदर चल रही है, उसको हम ऐसा कौन सा मेथड सजेस्ट करेंगे जो एक तो लॉन्ग टर्म है और दूसरी बात रिवर्सिबल है। ये दो बातें कही गई है। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी IUCD। दूसरा ऑप्शन है ट्यूबल लाइगेशन, हमें पता है इरिवर्सिबल है, नहीं दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सर्जिकल ऑपरेशन, तो इसको तो हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये अच्छा है लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि जो इसमें हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनका लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो ये कैंसर को कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट जो है, जिसमें ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो है IUCD। यही इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ हेल्थ एजुकेशन सेशन विच इंडिकेटर मोस्ट एक्यूरेटली शो दैट सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब है कि एक नर्स है या फिर एक एडुकेटर है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है एक सेशन लेता है, और अब अपने को चेक करना है कि भैया जो उसने कम्युनिकेशन की स्किल यूज़ की है वो इफेक्टिव थी कि नहीं। बेसिक सी इतना ही क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है एडुकेटर हैज़ थोरो नॉलेज ऑफ कंटेंट, मतलब एडुकेटर के बाद बहुत सारा नॉलेज है, ये बात तो है ही है, इसीलिए तो वो एडुकेटर है। नेक्स्ट है द एडुकेटर फिनिशेस द सेशन अर्ली, अब इसने अर्ली सेशन को एक्सपायर कर दिया है भाई, क्यों? इसका कोई कॉज बनता नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेंट कैन एक्यूरेटली समराइज द मेन पॉइंट्स, मतलब जो जो भी कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट था वो पार्टिसिपेंट जो है वो एक्यूरेटली समराइज कर पा रहा है, ये ठीक ठाक ऑप्शन बैठ रहा है। और अगला है द एडुकेटर यूज इफेक्टिव मास मीडिया। तो अब देखिए भैया, अगर मास मीडिया को इफेक्टिवली यूज़ करता भी है और सामने वाले को समझ में नहीं आता है, तो इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं बनेगा इससे। नेक्स्ट है एडुकेटर के पास थॉरो नॉलेज है, तो उसके पास तो होना ही चाहिए, पर इससे हमें कोई कम्युनिकेशन के बारे में नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट है एडुकेटर फिनिश द सेशन अर्ली, अब वो जल्दी तो क्यों खत्म करेगा जब तक सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, अपने को समझाना है, तो ये भी नहीं बनता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट बनता है तीसरा, कि भैया जो पेशेंट है या जो भी सामने लिसनर है उसने बात को सुना है और अच्छे से उसको समझ में आ गई है, अब वो जो समझी हुई बात है उसको सामने बता भी सकता है भाई ये पॉइंट्स थे। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बनता है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ नर्स मैनेजर इज टास्क विथ इम्प्रूविंग द सेफ्टी कल्चर in medical surgical unit, which of the following strategy is most effective for promoting sustained culture of safety within the hospital environment। इसका मतलब है कि एक नर्स मैनेजर है जिसको एक टास्क दिया गया है कि जो वार्ड है या जो यूनिट है उसके अंदर में सेफ्टी को जो है प्रमोट करना है, मतलब कि नर्स की सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी या डॉक्टर की सेफ्टी, जो भी वहाँ पे डील कर रहे हैं उन सब की सेफ्टी बननी चाहिए। तो अब वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करें जिससे कि वो सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर सकती है। ऑप्शन ए है मैंडेटरी डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर एरर एंड मिस्टेक्स, मतलब कि अगर कोई भी एरर करता है, मिस्टेक करता है, तो उस पर एक्शन ले लेना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है क्वार्टरली सेफ्टी ऑडिट टू बी मेड मैंडेटरी, मतलब कि क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में से जो है आपको जो है ऑडिट करना है कि भैया क्या क्या समस्याएं आ रही है, इसको मैंडेटरी कर दो। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन पोस्टर्स, मतलब कि जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग पोस्टर्स होते हैं जिनको पढ़ के अपन समझ सकते हैं कि अपने को क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, उनके नंबर बढ़ा दो, सब जगह चिपका दो। नेक्स्ट ऑप्शन बनता है इम्प्लीमेंटिंग अ नॉन प्यूनिटिव इंसिडेंस रिपोर्ट सिस्टम, मतलब हमने वो इम्प्लीमेंट करना है एक ऐसा तरीका जिसमें कि भाई आदमी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा और वो अपनी जो भी समस्या हुई, जो भी घटना हुई है उसको रिपोर्ट कर सकता है।
तो अब जो पहला है डिसिप्लिनरी एक्शन का, अगर इस ऑप्शन को अपन करेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर एरर हुआ है और आप उस पर एक्शन ले रहे हो तो इस डर से तो वो कभी बताएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत बनता है। नेक्स्ट, क्वार्टरली सेफ्टी ऑडिट करेंगे लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो सिर्फ ऑडिट करने से क्या हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन पोस्टर। भाई अपन ने पोस्टर लगा दिए पर पोस्टर सामने वाला पढ़ना भी तो चाहिए, इससे हम कहीं भी सामने वाले को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मतलब गलती के लिए क्या हो रहा है उसको वो पता नहीं चल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा है। हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नॉन प्यूनिटिव इंसिडेंट रिपोर्ट सिस्टम, मतलब हमें सामने वालों को समझाना कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है तो आप हमें रिपोर्ट करें, इसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, हम इसकी वजह से बेटर केयर कर पाएंगे, यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक पेशेंट है विथ लिमिटेड मोबिलिटी, अ पेशेंट विथ लिमिटेड मोबिलिटी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर, विच नर्सिंग एक्शन बेस्ट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजुरी ड्यूरिंग ट्रांसफर। मतलब कि एक पेशेंट है जिसको बिस्तर से व्हील चेयर पर ट्रांसफ़र करना है। अब इस पेशेंट के साथ एक दिक्कत है कि भाई इसकी मोबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है, तो अपने को ऐसा कौन सा तरीका यूज़ करना है कि जिससे उसको इंजरी होने का जो रिस्क है वो बिल्कुल कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है लॉकिंग द व्हील चेयर ब्रेक बिफोर मूविंग द पेशेंट, मतलब पेशेंट को मूव करने से पहले जो व्हील चेयर है उसके ब्रेक लगा दो ताकि वो आगे ना जाए। नेक्स्ट है राइजिंग द बेड टू इट्स हाईएस्ट पोजीशन फॉर ट्रांसफर, मतलब कि बेड जो होता है उसको ऊपर उठा दो इस लेवल तक कि भैया जो हाईएस्ट पोजीशन है ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ तक पहुँच जाए। नेक्स्ट है मूविंग द पेशेंट क्विकली टू मिनिमाइज टाइम स्पेंड, मतलब जो पेशेंट है उसको जल्दी से जल्दी उठाओ और व्हीलचेयर पे पहुँचा दो ताकि जो टाइम है वो कम से कम लगे। नेक्स्ट अलाउिंग द पेशेंट टू ट्रांसफ़र इंडिपेंडेंटली, मतलब पेशेंट को अलाउ करो भाई तू खुद से उठ के जा सकता है तो तू चला जा। अब देखो उसकी मोबिलिटी मिनिमम है तो उसको अलाउ करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है हम उसको क्विकली ट्रांसफ़र नहीं करेंगे वरना पेशेंट को जल्दबाजी में हम चोट पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है बेड को हाईएस्ट पोजीशन तक अपने को रेस करना है, तो अपने पेशेंट की कंडीशन नहीं पता है, उसकी मोबिलिटी लिमिटेड क्यों हो सकता है सर्वाइकल इंजरी, तो अपन ये भी नहीं कर सकते। हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि जो व्हील चेयर के ब्रेक है उनको लॉक कर दे ताकि व्हील चेयर आगे धक्का ना खाए और वो जो पेशेंट है वो फिसल कर नीचे ना गिरे, उसको चोट ना लगे, ये इसमें बेस्ट ऑप्शन बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन केयरिंग अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ पैनिक अटैक विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब एक पेशेंट है जिसको पैनिक अटैक आया है, वो बहुत ही डरा हुआ है, उसकी केयर करते वक्त अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेना है। पहला ऑप्शन है एनकरेजिंग द पेशेंट टू रिकॉल पास्ट ट्रॉमा, मतलब उसको बोलना है भाई पुराना क्या हुआ तो वो याद करो। आप खुद ही बताओ, अगर एक पेशेंट है उसने मान लो कि उसको कोई बुरा ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो डर में है, टेंशन में है, तुम वही याद दिलाओगे तो उसकी एंग्जाइटी कहाँ रिड्यूस हुई, तो सीधी सी बात है ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है लीव द पेशेंट अलोन टू काम डाउन, ठीक है भैया उसको अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमेनिंग काम एंड स्टे विद द पेशेंट, मतलब कि आप जो है एज ए नर्स शांत रहो और पेशेंट के साथ रहो। अगला ऑप्शन है एडमिनिस्टर स्टिमुलेंट मेडिकेशंस, मतलब उसको और स्टिमुलेंट दे दो, तो एक तो वो डरा हुआ है और पहले वो चौंका हुआ है और उसमें स्टिमुलेंट देना तो मतलब आग में घी डालना है, तो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा, स्टिमुलेंट नहीं देना है। नेक्स्ट पेशेंट को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि वो वैसे ही डरा हुआ है, हो सकता है कोई और उसके साथ समस्या हो जाए, वो डर डर में कुछ गलत कदम उठा लेवे। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है कि पहले तो आप शांत बने रहो, ऐसा नहीं कि आप भी उसके साथ ही चिल्ला चोट करने लग जाओ। नेक्स्ट है कि उसके साथ रहो, खुद शांत रहो और उसके साथ रहो ताकि उसको दिलासा दे सको। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट विथ यूरिनरी रिटेंशन इज प्रिस्क्राइब इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन एवरी 6 आवरली, विच एक्शन बाय द नर्स डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉपर टेक्निक टू मिनिमाइज इन्फेक्शन रिस्क, मतलब कि एक पेशेंट है जिसको यूरिनरी रिटेंशन है, मतलब बाथरूम करने में समस्या हो रही है, ऐसे में जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि इसको हर 6 घंटे में कैथेटराइजेशन करना है, इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन करना है। तो इसमें नर्स को कौन सी प्रॉपर टेक्निक यूज़ करनी है ताकि उस पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमम हो जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें चेंज द कैथेटर इंसर्शन साइट, मतलब जो कैथेटर अपन इंसर्ट कर रहे हैं उसकी साइट को चेंज करो हर इंसर्शन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक आफ्टर एवरी कैथेटराइजेशन, मतलब हर कैथेटराइजेशन के बाद में अपने को इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है एंटीबायोटिक एज अ प्रोफिलैक्सिस यूज़ करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर कैथेटर को इंसर्ट, मतलब कैथेटर को इंसर्ट करने से पहले और बाद में दोनों ही बार अपने को हैंड हाइजीन मतलब हाथों की सफाई पर ध्यान देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू यूरिथ्रा, मतलब कि एंटीबायोटिक सीधे यूरिथ्रा में डाल दो। ठीक है भैया, अब एक एक करके इन ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो
इंसर्शन की साइट आप बार बार चेंज कैसे कर सकते हो? यूरिथ्रा एक का एक ही है, तो ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं। प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक और इंसर्ट एंटीबायोटिक दोनों एक ही जैसे सुनने में ऑप्शन है, पर एक बात बताओ, डॉक्टर की परमिशन के बिना हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं क्या? और हर 6 घंटे में हम उसको एंटीबायोटिक तो दे नहीं सकते। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 3 भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बनता है, ऑप्शन नंबर 3, कि भैया आपको हैंड हाइजीन जो है वो बना के रखना है, ताकि आपके हाथों के द्वारा उस कैथेटर के द्वारा यूरिथ्रा में कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अ न्यूबॉर्न विथ respiratory distress syndrome and requiring mechanical ventilation is admitted to a facility. Which level of NICU care should this facility provide to best meet the infant need? इसका मतलब है कि भैया एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है, और उसको जो है अपन एक फैसिलिटी में एडमिनिस्टर करें, तो NICU के कौन से लेवल पे जो है अपन उस इन्फेंट को एडमिट करेंगे ताकि उसकी जो ज़रूरतें हैं, वो जो नीड्स होती है, उनको फुलफिल किया जा सके। इसका ऑप्शन है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। ऑनेस्टली मुझे इसका आंसर नहीं आता था, उस समय मैंने ICU NICU को नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया था। बहरहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लेवल नंबर 3 में जो है हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन वाले टॉपिक से है, ये यहाँ से उठा हुआ तीसरा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एड यूज इन हेल्थ एजुकेशन? मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है एक विजुअल एड का? पहली बात तो विजुअल एड क्या होता है? जिन्हें हम आंखों से देखते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन सा है बेसिकली? पहला पूछा गया है सॉन्ग, मतलब गाना, गाना तो आप सुनते हो, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट रेडियो, रेडियो पे भी अपन गाना ही सुनते, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट होता है पोस्टर, और अगला है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पे भी हम आवाज़ सुनते हैं, इसलिए ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर बनता है पोस्टर, क्योंकि पोस्टर को अपन आंखों से देख सकते हैं। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से एक ईजी क्वेश्चन है, विच कमिटी एम्फेसाइज स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सर्विस एज पार्ट ऑफ हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया? इसका मतलब इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने कहा था कि भैया अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाएंगे स्पेशलिस्ट सर्विस देने के लिए भारत के अंदर में? इसके ऑप्शन है पहला मुदलियार कमेटी, नेक्स्ट श्रीवास्तव कमेटी, फिर जंगलवाला कमेटी और भोर कमेटी। अब क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 4 है, इसके बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि भोर कमेटी ने भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, 3 टियर की दी थी। मुदलियार कमेटी ने भी हेल्थ फॉर ऑल की रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, मुदलियार कमेटी। आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक लिम्फेटिक पाथवे दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ विर्चाउ नोड और ट्राइजर्स साइन? इसका मतलब कि इनमें से कौन सा स्पेसिफिक लिम्फेटिक पाथवे है जिससे होते हुए विर्चाउ नोड्स बनता है, जो ट्राउजर साइन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है एक्सिलरी लिम्फ नोड, राइट लिम्फेटिक डक्ट, डीप सर्वाइकल डक्ट और थोरासिक डक्ट। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और लिम्फेटिक्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उस समय मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया था। इसका एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, थोरेसिक डक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ये पूछ रहा है, अ पेशेंट प्रेजेंट विथ एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड फटीग, लेबोरेटरी रिजल्ट रिवील लो लेवल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड मोस्ट लाइकली माल फंक्शन इन दिस सिनेरियो? इसका मतलब है कि भैया एक पेशेंट है जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत बार यूरिनेट कर रहा है और फटीग है उसको, तो उसमें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम मिला है लेबोरेटरी फाइंडिंग में, तो इसका किस एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली रिलेशन है? अब ये जो क्वेश्चन है आपका टाइम कंज्यूमिंग या फिर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए पूछा गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ रहा है जो ADH होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका किस ग्लैंड से क्या लेना देना है। अब पीनियल का इससे कोई लेना देना नहीं हमको पता है, एड्रिनल का भी इससे कोई लेना देना हमको पता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। ADH हार्मोन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इनको लेंदी बनाया जाता है ताकि हम पढ़ने में समय वेस्ट कर दे, और अगर नहीं समझ पाए तो उसको दोबारा पढ़े, और उसके बाद में हम इसका आंसर तो करेक्ट दे देंगे, पर हम दूसरे क्वेश्चन तक आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, पर इससे पहले हम एक बात देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन से ज़्यादातर वन लाइनर है, जो एग्जामिनर है उसने कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे, साथ ही एक बैलेंस पेपर दिया है जहाँ पे लगभग सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ MSN ज़्यादा पूछ लिया, फार्मा ज़्यादा पूछ ली, उसने लगभग हर सब्जेक्ट को टच किया है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, विच टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज इन साइकोसोशियल थेरेपी टू हेल्प क्लाइंट चेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न? मतलब इनमें से कौन सा अपन मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे
एज अ थेरेपी, जिससे कि एक पेशेंट के जो नेगेटिव थॉट्स पैटर्न होता है उसको चेंज कर सकते हैं। अपन उसको साइको एजुकेशन देंगे या सोशल स्किल की ट्रेनिंग देंगे या कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे। तो साइको एजुकेशन जो है वो अपन दे सकते हैं, पर इसका कोई डायरेक्टली लिंक नहीं बनता है। सोशल स्किल की ट्रेनिंग दे सकते हैं, पर इससे उसके नेगेटिव थॉट्स का कोई लेना देना नहीं है। ईसीटी तो अपने को देना नहीं है भैया, उससे थॉट्स बदल नहीं सकते, थॉट कम ज़्यादा हो सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन नंबर 3 कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि एक आदमी का जब अपन थॉट को चेंज करते हैं तो थॉट की वजह से उसका बिहेवियर चेंज होता है, और बिहेवियर की वजह से उसकी फिर एक्टिविटी भी उस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। तो थॉट ही इन सब के पीछे का मेन मास्टर होता है, तो इसलिए उसका जो कॉग्निशन होता है उसमें रिकंस्ट्रक्शन अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 27 एक और बेसिक क्वेश्चन जो बोल रहा है विच हार्मोन डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली आफ्टर सर्जिकल मेनोपॉज। सर्जिकल मेनोपॉज क्या होता है, एक फीमेल की जो दोनों ओवेरीज होती है उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो दोनों ओवरी रिमूव करने के बाद में कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, इतना इसने क्वेश्चन पूछा है। इंसुलिन, इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेस्ट्रॉन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्ट्रॉन भी डिक्रीज होगा पर इतना नहीं, थायरोक्सिन भी इतना नहीं। सबसे ज़्यादा जो आसानी से डिक्रीज होता है वो होता है ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बार पूछा भी जाता है। ये जो होता है एक विमेन की प्यूबर्टी, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो मेनोपॉज होता है, इन तीनों ही इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए मेंटेनेंस हार्मोन का काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर अ नर्स फाइंड अ यूज ग्लव एंड अ ब्रोकन ग्लास एम्प्यूल टुगेदर विच एक्शन इंश्योर प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब कि एक सेटिंग है, उसके अंदर में एक जो नर्स होती है उसको एक तो यूज़ किया हुआ ग्लव मिला है और एक टूटा हुआ ग्लास का एम्प्यूल मिला है। तो अपन कैसे इंश्योर करेंगे प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अपन सेग्रीगेट करेंगे ग्लव को और ग्लास को अलग अलग, मतलब कि उनको अलग करेंगे, छटनी, ठीक है। दूसरा बोल रहा है मिक्स करेंगे दोनों को और रेड बैग में डाल देंगे। तीसरा बोल रहा है डिस्पोज करेंगे दोनों को येलो बैग में। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों को ब्लैक बैग में डाल देंगे। अब अपने को यहाँ पे लाल लचीला काला कचीला वाला कॉन्सेप्ट पता ही है, तो यहाँ पे हम सीधा काले में दोनों को नहीं डाल सकते हैं, येलो में ग्लास को डालने का कोई सेंस नहीं बनता है, दोनों को मिक्स करके रेड में डालने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए के द्वारा इनको सेग्रीगेट करेंगे और दोनों को जो कैटेगरी है उसके हिसाब से डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नर्स इज प्रोवाइडिंग जेनेटिक काउंसलिंग टू अ कपल विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, विच टाइप ऑफ काउंसलिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द सिनेरियो। मतलब नर्स है जो जेनेटिक काउंसलिंग दे रही है ऐसे कपल्स को जिनकी पुरानी फैमिली हिस्ट्री रही है डायबिटीज मेलाइटस की। तो इसमें से कौन सा सही या सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा काउंसलिंग के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है मोटिवेशनल काउंसलिंग एम्फेसिस अनरिलेटेड लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब हम उनको मोटिवेट करेंगे लाइफस्टाइल को चेंज किए बिना। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टिव काउंसलिंग फोकस ऑन रिस्क असेसमेंट एंड प्रिवेंटिव एडवाइस, मतलब अपन जो होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग करेंगे, उनको एक दिशा देंगे कि उनको किस तरीके से जो रिस्क है उसका असेसमेंट करना है और कैसे प्रिवेंट करना है इस चीज़ को होने से। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गाइडेंस, मतलब हमें ऐसे ही कोई गाइडेंस दे देनी है, उनको ठीक से बताना भी नहीं है कि क्या करना है क्या करना है। चौथा ऑप्शन है सपोर्टिव काउंसलिंग सेंटर्ड ऑन इमोशनल एडजस्टमेंट, मतलब हमको उनको सिर्फ सपोर्ट देना है और उनके इमोशनल एडजस्टमेंट करने हैं। तो उनको मोटिवेट करना लाइफस्टाइल को चेंज किए बिना, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बन रहा है। नॉन डायरेक्शनल तो हम कर ही नहीं सकते, हमारा डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हमको जो पेशेंट होता है उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट बात है उनको सिर्फ इमोशनल एडजस्टमेंट करा के भी हम कोई ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही ऑप्शन बनेगा कि पहले तो हमको उनको एक डायरेक्शनल काउंसलिंग देनी है जिसमें हमको बताना है कि रिस्क के चांसेस कितने हैं और अपन इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज टिपिकली मेजर्ड ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन टू असिस्ट ओवेरियन रिजर्व, मतलब कि इनमें से अपने को किस हार्मोन को मेजर करना पड़ेगा ताकि अपन जो ओवेरी से जुड़ी हुई इनफर्टिलिटी होती है उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, एफएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। तो अब अपने को ध्यान रखना है जो प्रोलैक्टिन होता है ये भी इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी भी इसका कॉज हो सकता है और टेस्टोस्टेरोन भी इसका कॉज हो सकता है। थायराइड हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, तो थायराइड तो इसमें बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन हो सकता है पर ये मेल में हो सकता है और अपने को यहाँ पे ओवेरियन रिजर्व की बात की गई है तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
प्रोलैक्टिन होता है, पर प्रोलैक्टिन अगर मेल में बढ़ जाए तो इनफर्टिलिटी करता है, तो ये भी यहाँ पे कॉज नहीं होगा। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा है मेल में तो करेगा, टेस्टोस्टेरोन घटा है तो करेगा, लेकिन ये दोनों मेल में करेंगे। तो यहाँ पे जो ओवेरियन रिजर्व होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं, उनके नंबर को डिटरमाइन करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसको अपने को चेक करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, अ 29-year-old woman present with primary infertility and regular cycles, her hysterosalpingography reveal bilateral tubal blockage, which investigation should be prioritized next for management। मतलब ये 29 साल की एक कन्या है जिसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी हुई है और उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर है। अब अपने डायग्नोस किया तो इसमें दिखाई दिया कि बायलैटरल यानी कि दोनों ही तरफ से जो ट्यूब्स होती है, ओवेरियन ट्यूब होती है, वो ब्लॉक हुई पड़ी है। तो अब अपने को ट्रीटमेंट से पहले और कौन सा इन्वेस्टिगेशन जो है प्रायोरिटी में लेना है। पहला ऑप्शन है हम सीरम थायराइड चेक करेंगे, दूसरा होता है हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करेंगे, नेक्स्ट है हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, और चौथा ऑप्शन होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो थायराइड का तो यहाँ पे कोई सीधा सीधा लेना देना होता नहीं है। अल्ट्रासाउंड अपन कर सकते थे जब अपने को पता नहीं होता, पर यहाँ पे अपने को कॉज भी पता है और डबल ब्लॉकेज है ये भी पता है, तो इसका भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। नेक्स्ट एंडोमेट्रियल बायोप्सी फॉर ल्यूटियल फेज, तो यहाँ पे जो एमसी है उसकी रेगुलर है, तो अपने को ल्यूटियल फेज के असेसमेंट की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा अपन डायग्नोसिस करेंगे लेप्रोस्कोपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो होता है इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन रिसर्च मेथडोलॉजी रेफर टू द कंसिस्टेंसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ मेजरिंग टूल। मतलब कि इनमें से कौन सा जो टर्म है वो सही है कि किसी टूल की कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को चेक कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है कंट्रोल, नेक्स्ट रिलायबिलिटी, अगला है वैलिडिटी और अगला है मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे जो कंट्रोल और मैनिपुलेशन ऑप्शन है ये तो अपने को पता है ये कोई टूल नहीं होते हैं, ये जो होता है ट्रू एक्सपेरिमेंट स्टडी जो होती है उसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें होता है मैनिपुलेशन होता है, रेंडमाइजेशन होता है, कंट्रोल होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो इसमें नहीं बनने हैं। अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 में कन्फ्यूज़न होगा, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। तो यहाँ पे हम समझते हैं वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई टूल अपन ने बनाया है और जिस चीज़ के लिए बनाया है वो उस चीज़ को मेजर कर रहा है। जैसे कि अपन बीपी मेजर करने के लिए अगर एक टूल बनाया और वो बीपी को मेजर कर रहा है तो वो वैलिड है, मतलब वो सही है। ये तो इसका मतलब हुआ। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने ना बीपी मेजर करने के लिए टूल बनाया, अब जितनी भी बार अपन बीपी मेजर करेंगे तो वो सही से बीपी को मेजर करेगा, मतलब कि वो कंसिस्टेंटली बारंबार रूप से सही से मेजर करेगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, रिलायबिलिटी इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ क्लिनिशियन इज चूजिंग बिटवीन डिपो-प्रोवेरा एंड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ पेशेंट विथ माइग्रेन विथ ऑरा, वाई माइट डिपो-प्रोवेरा कंटेंट बी प्रिफर्ड। मतलब कि एक पेशेंट है जिसको अपने को देखने को मिल रहा है कि उसको माइग्रेन भी है और ऑरा भी है। ऐसे में एक डॉक्टर जो होता है उसको एक तो डिपो-प्रोवेरा और ओसीपी में से कोई एक गोली चॉइस करके उस पेशेंट को देनी है। तो क्या कारण है कि वो डॉक्टर जो होता है वो डिपो-प्रोवेरा को जो है प्रेफर करने वाला है। अब इस क्वेश्चन तक आते हैं क्योंकि हम 30 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग और 30 क्वेश्चन नर्सिंग के देख चुके होते हैं एग्जाम में, तो हम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इस वजह से समझ नहीं पाते हैं। उस समय मैं भी इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाया था, तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा था। उसके बाद इसके ऑप्शंस की तरफ आया था। ऑप्शन नंबर 1 कहता है इट कंटेंट हाई एस्ट्रोजन रिड्यूसिंग माइग्रेन। नेक्स्ट ऑप्शन है इट लैक्स एस्ट्रोजन। तीसरा है इट कंटेंट एस्ट्रोजन इंक्रीजिंग क्लॉटिंग रिस्क। और चौथा ऑप्शन है इट कंटेंट एंड्रोजन इंक्रीजिंग स्ट्रोक रिस्क। तो सबसे पहले तो इसने क्या जो डंपा है या डिपो-प्रोवेरा है उसको यहाँ पे प्रेफर किया है। क्यों? क्योंकि उसमें P4 प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है, एस्ट्रोजन की मात्रा कम है। तो भैया जहाँ जहाँ पे एस्ट्रोजन की ज़्यादा होने की बात कर रहे हैं वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही बन रहा है कि भैया इसमें लैक है यानी कमी है एस्ट्रोजन की, इसकी वजह से जो स्ट्रोक का रिस्क होता है वो कम देखने को मिलेगा। जबकि ओसीपी में अपने को पता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का यूज़ होता है, तो इसकी वजह से स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा रहता है। ये इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्न के टॉपिक से ये पूछ रहा है विच सॉल्यूशन इज कॉमनली फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन बर्न पेशेंट। मतलब इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है बर्न के पेशेंट में कॉमनली यूज़ किया जाता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के रूप में। पहला है डिस्टिल्ड वाटर, नेक्स्ट है नॉर्मल सलाइन, नेक्स्ट है रिंगर लैक्टेट और चौथा है 5% डेक्सट्रोज। तो बर्न के पेशेंट के मैनेजमेंट में अपने को पता है शुरू के 48 घंटे सिर्फ फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट पार्कलैंड फार्मूला द्वारा किया जाता है और इसमें जो फ्लूइड प्रेफर किया जाता है मोस्टली वो है हार्टमन सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं रिंगर लैक्टेट। यही इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अ नर्स रिसर्चर इज प्लानिंग टू स्टडी द इफेक्ट
of a new intervention. She want her result to be applicable for a wide population. Which characteristics should guide her research design? मतलब कि एक नर्स है जिसने कोई एक इंटरवेंशन के इफेक्ट को स्टडी किया है और वो चाहती है कि ये जो रिजल्ट आया है ये बहुत बड़ी यानी वाइड पॉपुलेशन तक जो होता है स्प्रेड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है उसको यूज़ करनी पड़ेगी? पहला ऑप्शन है फोकसिंग ओनली ऑन अ यूनिक पेशेंट ग्रुप, मतलब बहुत ही यूनिक पेशेंट ग्रुप पे फोकस करना है। नेक्स्ट है अपने को इंश्योर करना है जनरलाइजेबिलिटी ऑन द स्टडी फाइंडिंग। अगला है चूजिंग एन ईजीली एक्सेसिबल सैंपल। और चौथा ऑप्शन बन रहा है रिपीटिंग द रिसर्च टू अ सिंगल हॉस्पिटल। अब भैया अगर अपन सिंगल हॉस्पिटल तक ही लिमिट कर देंगे अपनी स्टडी को, सिर्फ एक ही अस्पताल पे स्टडी करके छोड़ देंगे, तो ये तो कोई अच्छा ऑप्शन बनेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा सैंपल चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन ईजीली एक्सेसिबल सैंपल लेंगे अगर अपन, तो उसकी वजह से जो बायास होता है उसका रिस्क बढ़ेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत बन रहा है। जनरलाइजेबिलिटी पे अपने को फोकस करना है क्योंकि अपने को वाइड पॉपुलेशन तक पहुंचना है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। जबकि अगर अपन यूनिक पेशेंट ग्रुप पर अगर फोकस करेंगे तो ये बहुत ही लिमिटेड लोगों तक ही जा पाएगा, इसलिए ये भी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और बार हम देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन वाला पार्ट है उससे एक क्वेश्चन आ रहा है जो पूछ रहा है व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल फॉर मेकिंग हेल्थ एजुकेशन इफेक्टिव अमंग डाइवर्स ग्रुप। मतलब इनमें से कौन सा प्रिंसिपल अपन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि वो अलग अलग ग्रुप के लोगों तक जो होता है एजुकेशन को पहुँचा सके अपन। फर्स्ट, अज्यूम ऑल लर्नर हैव द सेम बैकग्राउंड। हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि जितने भी लोग आए हैं वो एक ही बैकग्राउंड से आए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई, जब अपन कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई इंग्लिश मीडियम से, कोई हिंदी मीडियम से, कोई रूरल बैकग्राउंड से, कोई अर्बन बैकग्राउंड से, तो ये तो होना नहीं है, तो ये तो वैसे ही आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट, फोकस सोलीली ऑन साइंटिफिक डेटा। अपने को सिर्फ साइंटिफिक डेटा पे फोकस करना है। अगली बात है अडेप्ट करेंगे मैसेज को टू ऑडियंस नीड, मतलब जो ऑडियंस की नीड है उस हिसाब से अपना जो मैसेज होता है उसको अपने को ढाल लेना है, मतलब लोगों को समझ में आए ऐसी बात बतानी है। अगला है डिलीवर इन्फॉर्मेशन इन वन लैंग्वेज ओनली। तो भैया अगर अलग अलग ग्रुप के लोग हैं उनको एक लैंग्वेज ही नहीं आती है तो अपन एक ही में कैसे देंगे? अगर अपन मान लो सब कुछ गुजराती में बताने लग गए और सामने वाले को तमिल आती है तो वो कैसे समझ पाएगा? इसलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके इस तरीके का यूज़ करना, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, फोकस सोलीली ऑन साइंटिफिक डाटा। तो अपन सिर्फ साइंटिफिक डेटा पे फोकस करेंगे, भले लोगों को समझ में आए ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अपने को रिचुअल को भी काउंट करना है। तो इसीलिए अपने को अडेप्ट करना अपने मैसेज को ऑडियंस की नीड के हिसाब से, जनता की जो मांग होगी वो ही अपने को अडेप्ट करके उनको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो सोशियोलॉजी से आता है, जो बोलता है फॉर्मल सोशल कंट्रोल मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से कौन सा जो फॉर्मल टाइप का कंट्रोल होता है उससे एसोसिएट करता है। फर्स्ट है पीयर ग्रुप, नेक्स्ट है पर्सनल हैबिट, नेक्स्ट है लॉ एंड ऑफिशियल, और नेक्स्ट है फैमिली ट्रेडिशन। तो भैया देखो, पीयर ग्रुप में तो भाईचारा, भाईचारे में अपन इनफॉर्मल ग्रुप में रहते तो ये होगा नहीं। अगला है पर्सनल हैबिट एंड रूटीन, भाई जो अपना है तो अपने में क्या फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत बन रहा है। और जो फैमिली ट्रेडिशन है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक इनफॉर्मल होते हैं, तो ये भी फॉर्मल में नहीं आएंगे। लेकिन जो लॉ होते हैं, जो ऑफिस रेगुलेशन होते हैं, ये फॉर्मल रिलेशन और फॉर्मल कंट्रोल में आते हैं कि भैया अगर आपको कोई ऑर्डर दिया गया तो आपको ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, आप उसमें कोई आनाकानी नहीं कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके की टाला मटोली नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी में मेथड से बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच अ मेथड विथ इट्स प्रिंसिपल फॉर कंट्रोलिंग माइक्रोब्स। मतलब इनमें से कौन से इस तरफ जो है ये चारों मेथड दे रखे हैं और इस तरफ इनके प्रिंसिपल दे रखे हैं, भाई कौन सा मेथड उसके प्रिंसिपल से करेक्टली कोरिलेट कर रहा है कि इस तरीके से अपन माइक्रोब्स को रोक सकते हैं। पहला है इंसिनरेशन, यूज मॉइस्ट हीट। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव, यूज ड्राई हीट। अगला है पास्चुराइजेशन, हाई प्रेशर। और चौथा है फिल्ट्रेशन, रिमूव माइक्रोब विदाउट किलिंग दैम। मतलब सबसे पहले तो इंसिनरेशन, इंसिनरेशन में अपन ड्राई हीट यूज़ करते तो ये गलत है। ऑटोक्लेव में अपन मॉइस्ट हीट यूज़ करते ये भी गलत है। पास्चुराइजेशन में अपन हाई प्रेशर यूज़ नहीं करते हैं, ये भी गलत है। हाँ, फिल्ट्रेशन में अपन छानते हैं पर मारते नहीं है, तो अपन माइक्रोब को किल नहीं करते, तो ये अपने प्रिंसिपल के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंस्ट्रक्टिंग पेरेंट ऑन कप फीडिंग फॉर अ प्रीटर्म इन्फेंट विच एडवाइज इंश्योर इफेक्टिव फीडिंग एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ चोकिंग। मतलब इनमें से जब एक बच्चे को कब फीडिंग करा रहे, वो भी एक प्रीटर्म बच्चे को, जो माता पिता फीडिंग करा रहे हैं, तो अपने को कौन सा इंस्ट्रक्शन देना है कि भैया उससे अपन चोकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है
यूज अ लार्ज कप फॉर फास्टर फीडिंग, ठीक है। अगला ऑप्शन है अलाउ द इन्फेंट टू सिप एंड देयर ओन पेस। नेक्स्ट है पोर मिल्क डायरेक्टली इनटू द माउथ। और अगला ऑप्शन है टिल्ट द इन्फेंट हेड बैकवर्ड। तो भैया यहाँ पे देखो, बच्चे के हेड को बैकवर्ड अपन नहीं करेंगे, इसकी वजह से उसको अपन ओवरफीड कर सकते हैं और चोकिंग का रिस्क होगा, तो ये तो अपन नहीं कर सकते हैं। अगली बात, सीधा का सीधा वो जो मिल्क है या जो भी फूड है उसको उड़ेल देना बच्चे के मुंह में, सीधे सीधे उड़ेलना, तो ऑप्शन गलत ही बनेगा। चोकिंग कर जाएगा, ड्रूलिंग हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। अगली बात, अपन लार्ज कप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि भाई बच्चा वैसे भी बहुत छोटा है और वो प्री मेच्योर है, तो उसमें अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अपने को यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है कि उस बच्चे को अलाउ करना है कि वो खुद से जिस स्पेस पे खाना खा सकता है, चबा सकता है, उसको उस स्पेस पे उस भोजन को करने दिया जाए, उसको आराम से उस भोजन को कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अ नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट विथ अ कोलोस्टोमी विच ऑब्जर्वेशन रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। मतलब पेशेंट है जिसको कोलोस्टोमी लगाया हुआ है, इनमें से कौन सी चीज़ दिखाती है कि उस पर इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है। पहला ऑप्शन है आउटपुट डिक्रीज टेम्पररली आफ्टर सर्जरी, मतलब कुछ समय के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा सर्जरी के बाद में। अगली बात है स्टोमा इज मॉइस्ट एंड पिंक, मतलब जो स्टोमा दिखाई दे रहा है, जो ओपनिंग दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, वो मॉइस्ट है और पिंक कलर की है। तीसरी बात है स्टोमा अपीयर डार्क एंड ब्लूइश, मतलब कि जो स्टोमा है वो काफ़ी गहरे कलर का, काले कलर का या फिर नीले कलर का दिखाई दे रहा है। चौथा ऑप्शन है इफुलेंट इज फॉर्म एंड ब्राउन, जो इफुलेंट आता है वो अच्छा है, फॉर्म है, मतलब कि जो स्टूल आ रहा है वो एक फॉर्म क्वालिटी में है और वो ब्राउन कलर का है। तो भैया देखो, अगर वो ब्राउन कलर में तो मतलब नॉर्मल स्टूल आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बात है अगर वो मॉइस्ट एंड पिंक है तो ये तो नॉर्मल कलर है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी बात, आउटपुट डिक्रीज होता है क्योंकि सर्जरी के बाद कुछ समय तक हमने पता है पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज होता है, लेकिन स्टोमा अगर डार्क है और ब्लूइश है तो इसका मतलब कि वहाँ पे सर्कुलेशन अल्टर्ड हो रहा है, अपने को जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है व्हेन अर्जेंट सप्लाई आर रिक्वायर्ड आउटसाइड द रेगुलर ऑर्डरिंग साइकिल विच एक्शन अलाइन विथ प्रॉपर वार्ड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। मतलब कि जब अपने को कोई चीज़, मान लीजिए जैसे कि मास्क हो गया, ग्लव हो गया, या कोई मेडिकेशन हो गई है, उसकी अर्जेंट नीड है और जो ऑर्डर का रेगुलर साइकिल होता है वो अभी नहीं आया है, तो अपने को कौन सा प्रॉपर तरीका यूज़ करना है ताकि अपन प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकें। बेसिकली प्रॉपर तरीका बताना। पहला ऑप्शन है परचेज द आइटम पर्सनली एंड सीक रीइंबर्समेंट लेटर, मतलब कि आप खुद से वो लेके आ जाओ पर्सनली और बाद में बोल देना कि भाई इतना पैसा हुआ मुझे दे देना। दूसरा है बोरो सप्लाई फ्रॉम अनदर यूनिट विदाउट फॉर्मल प्रोसेस, मतलब किसी दूसरे यूनिट से उठा के ले आओ और उनसे पूछो भी मत। तीसरा ऑप्शन है वेट फॉर द नेक्स्ट शेड्यूल इंटेंट सबमिशन पीरियड, मतलब अपने को अगले जो शेड्यूल आने वाला है, मतलब जो साइकिल में अगला ऑर्डर का डेट आएगा तब तक के लिए वेट करना है। और चौथा ऑप्शन है सबमिट स्पेशल इंटेंट विथ जस्टिफिकेशन ऑफ अर्जेंट नीड, मतलब कि अपने को एक अलग से लीव लिख के देना है और उसमें जस्टिफिकेशन देना है कि भाई इस वजह से ये चीज़ ख़त्म हो गई है और हमें अर्जेंट नीड है, कृपया मंगवा दीजिए। तो देखो भाई, पर्सनली तो नहीं लाना है, रिम्बर्समेंट क्यों करके देंगे तुमको, तुमको किसने बोला लाने को। दूसरी बात है दूसरे यूनिट से बिना पूछे ले आओगे, ये गलत प्रैक्टिस है। तीसरी बात है अगले शेड्यूल तक का इंतजार करो और तब तक अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई पेशेंट को कुछ हानि हो गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 4 है कि आप भैया उनको लिख के दो और जस्टिफिकेशन दो कि किस वजह से वो चीज़ खत्म हुई है और आपको अर्जेंट नीड है तो इसको मंगवा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एक्टिव लेबर अ वुमन एक्सपीरियंसिंग सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हाइपोटेंशन एंड साइनोसिस व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। मतलब एक्टिव लेबर मतलब लेबर का प्रोसेस चल रहा है, इतने में हम देख रहे हैं जो लेडी है उसको सांस लेने में समस्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसका बीपी डाउन है मतलब हाइपोटेंशन, और वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन यानी साइनोसिस देखने को मिल रहा है। तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा। सबसे पहला बोल रहा है कि भाई कोर्ड प्रोलैप्स हुआ होगा। दूसरी बात जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें एम्बोलिज्म हुआ होगा। तीसरी बात जो यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है। और चौथी बात बोल रहा है कि भाई प्लेसेंटल एब्रप्शन होगा। अब देखिए अगर प्लेसेंटल एब्रप्शन हुआ है तो उससे माँ से ज़्यादा बच्चे को दिक्कत होगी, तो ये ऑप्शन नहीं बनना है। यूट्राइन इन्वर्जन की वजह से साइनोसिस नहीं होगा, उसे पेन हो सकता है, ये भी नहीं होगा। और अगर कोर्ड प्रोलैप्स हो जाता है तो भी बच्चा रिस्क में आएगा, माँ को इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें हो सकता है उसमें सस्पेक्ट हुआ हो कोई एमनियोटिक फ्लूइड में एम्बोलिज्म जिसकी वजह से सर्कुलेशन कोलैप्स कर गई हो। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा वन लाइनर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में प्राइमरी रोल क्या है नर्स का। फर्स्ट एडमिनिस्टर मेडिकेशन, ठीक है। दूसरा है डायग्नोसिंग डिजीज। तीसरा है परफॉर्मिंग सर्जरी। और चौथा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। मेडिकेशन आप एडमिनिस्टर नहीं कर सकते बिना परमिशन के।
डिजीज़ को डायग्नोस करने की कहाँ ज़रूरत आई हेल्थ में। सर्जरी आप नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि आप एजुकेशन देने गए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, अ वुमन इन लेबर प्रेजेंट विथ अनकोऑर्डिनेटेड पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड नो सर्वाइकल प्रोग्रेस, विच एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। मतलब कि एक वेमेन है, वो लेबर की प्रोसेस के अंदर है, अब वहाँ पे बिना अनकोऑर्डिनेटेड तरीके के कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं जिसकी वजह से फीमेल को पेन भी हो रहा है, साथ ही जो सर्विक्स है जो डायलेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? इसका पहला ऑप्शन है हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्शन, दूसरा है हाइपरटोनिक, तीसरा है इनकोऑर्डिनेटेड और चौथा है नॉर्मल यूट्राइन एक्शन। अब यहाँ पे नॉर्मल होते तो उसको पेन होता ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। हाइपोटोनिक में भी पेन नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 हाइपरटोनिक और इनकोऑर्डिनेटेड में कन्फ्यूजन बनता है। अगर हाइपरटोनिक एक्शन है तो उसमें पेन तो होगा लेकिन सर्वाइकल डायलेशन भी होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो ये भी नहीं होना है। इसका मतलब वहाँ पे हो रहा है इनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन एक्शन है जिसकी वजह से फीमेल को पेन तो हो रहा है पर उतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है कि सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिले। नाउ अगेन एक वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि विच एज ग्रुप इज मेनली कंसिडर इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, मतलब पीडियाट्रिक नर्सिंग में इनमें से कौन सा एज ग्रुप अपन यूज़ करेंगे। सीनियर्स बिल्कुल नहीं, अडल्ट बिल्कुल नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन पता नहीं, न्यूबॉर्न एंड अडोलसेंट बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। प्रेग्नेंट को अपन पीडिया में नहीं ओबीजी में काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर द नर्स एडमिनिस्ट्रेटर to solve the frequent conflict between nurse and physician regarding patient care responsibility। मतलब कि आप एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, मतलब सारी नर्सों के जो है गुरुजी हो। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो नर्सेज है और जो डॉक्टर्स है या फिजिशियंस है उनके बीच में जो पेशेंट केयर होती है उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक दूसरे पे जिम्मेदारियाँ डाल रहे हैं। तो आप कौन सा अप्रोच अच्छे से यूज़ करोगे ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाए। पहला है इग्नोर द इशू एंड होप इट रिजोल्व नेचुरली, दूसरा है असाइन ऑल डिसीजन मेकिंग फॉर फिजिशियन, तीसरा है इंक्रीज द नर्स टू पेशेंट रेशियो, मतलब नर्स पेशेंट रेशियो बढ़ा दो, चौथा है फैसिलिटेट एन इंटर प्रोफेशनल मीटिंग टू क्लियरिफाई रोल। पहला ऑप्शन जो बोल रहा है कि भाई इग्नोर ही कर देंगे इशू को और नेचुरली सॉल्व होने देंगे, तो नेचुरली तो सॉल्व होना नहीं, आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात, जितना भी डिसीजन मेकिंग है वो फिजिशियन पे डाल देंगे और अगर पेशेंट को इमरजेंसी में कोई समस्या हुई और नर्स ही पास में तो कैसे बचाओगे, तो ये भी नहीं करना है। तीसरा है नर्स टू पेशेंट रेशियो बढ़ा देंगे, नर्स टू पेशेंट रेशियो बढ़ाने से क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स पे आ जाएगी, ये भी अपने को करना नहीं है। तो अपने को क्या करना है, एक प्रोफेशनल मीटिंग बुलानी है कि भाई बैठो बात करो, जो भी समस्या है उसको क्लियरिफाई करो ताकि पेशेंट की केयर प्रॉपरली की जा सके। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स, मतलब कि जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। गैस एक्सचेंज, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, मूविंग द रिब केज और फिल्टरिंग द ब्लड। ब्लड फिल्ट्रेशन इनका काम बिल्कुल भी नहीं है, रिब केज को मूव करना भी इनका काम नहीं है, म्यूकस बनाना भी इनका काम नहीं है, इनका काम है गैस एक्सचेंज। अब इस तरीके के इजी क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए हैं, उसके बाद भी लड़कों के नंबर कम बन रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, हाउ डू द स्प्लिन एंड थाइमस वर्क टुगेदर टू सपोर्ट आवर इम्यून सिस्टम, मतलब कि स्प्लिन और थाइमस कैसे काम करते हैं जिससे कि वो अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। पहला है द स्प्लिन डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड थाइमस प्रोड्यूस इंसुलिन, भैया थाइमस तो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है, ऑप्शन खोटा है। द स्प्लिन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड द थाइमस स्टोर आयरन, थाइमस आयरन को भी स्टोर नहीं करता, ये भी गलत है। द स्प्लिन डाइजेस्ट फैट एंड द थाइमस फिल्टर लिम्फ, वे थाइमस लिम्फ को क्यों फिल्टर करने लगा, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन बनता है द स्प्लिन फिल्टर पैथोजन फ्रॉम द ब्लड एंड थाइमस मैच्योर टी सेल्स, बिल्कुल थाइमस टी सेल को मैच्योर करता है और स्प्लिन जो होता है वो पैथोजन को फिल्टर करता है, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे डायबिटीज टॉपिक से क्वेश्चन है, अ स्कूल एज चाइल्ड विथ टाइप 1 डायबिटीज फील डिजी एंड स्वेटी ड्यूरिंग रिसेस, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल नर्सिंग एक्शन, मतलब स्कूल एज का बच्चा, मतलब छोटा बच्चा है जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें डिजीनेस देखने को मिल रही है, स्वेटिंग देखने को मिल रही है, तो नर्स का बेस्ट इनिशियल एक्शन क्या रहेगा। सबसे पहले अपन डायबिटीज़ को समझते हैं। एक तो होती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो बच्चों में देखने को मिलती है, यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो एज्ड लोगों में देखने को मिलता है और इसमें जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनका फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। और तीसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो मदर में होता है ओवर इनटेक और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, पहले अपन ऑप्शंस देखते हैं। एंकरेज करेंगे एक्सरसाइज को, पहले ही बच्चा डिजी एक्सरसाइज कैसे करेगा। दूसरा प्रोवाइड फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट स्नैक,
मतलब जो तुरंत से एक्ट करते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट स्नैक देने हैं, ठीक है। तीसरा है रिस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड को, फ्लूइड नहीं पीने देना है, पता नहीं क्यों। चौथा है एडमिनिस्टर एक्स्ट्रा इंसुलिन, अपने को एक्स्ट्रा इंसुलिन जो होता है उसको एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पे अपने को समझना है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज क्यों कराओगे, पहले कार्बोहाइड्रेट लेवल डाउन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है कि आपको फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट देना है, जैसे कि अगर शक्कर अवेलेबल है, चीनी अवेलेबल है, तो पहले चीनी उसको देनी है। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है ड्यूरिंग अ हेल्थ कैंप अ नर्स एंश्योर दैट ऑल पेशेंट रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड इमीडिएटली आफ्टर ईच कंसल्टेंस विच एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज शी अडेयर टू इन दिस प्रोसेस। मतलब कि एक हेल्थ कैंप चल रहा है, कहीं पे कैंप चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो नर्स देख रही है कि जैसे ही पेशेंट आता है उसका रिपोर्ट हाथों हाथ अपडेट करते रहना है। तो इसके अंदर उसको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है? पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा है टाइमलाइन ऑफ डाटा एंट्री एंड रिव्यू। तीसरा है प्रॉपर स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। और चौथा है लेजिबिलिटी इन हैंड राइटिंग एंड इंक। तो यहाँ पे जो लेजिबिलिटी वाला ऑप्शन है ये ठीक ठाक है, स्टोरेज भी अच्छे से करना ही है, बिल्कुल रिकॉर्ड को कीप करके रखना ही है, कॉन्फिडेंशियल भी रखना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन टाइम से डाटा एंट्री करें और टाइम से उसको रिव्यू करते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है व्हाट इज़ द की प्रोविजन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 रिगार्डिंग मेडिकल यूज़। मतलब इनमें से कौन सा की प्रोविजन है जो नार्कोटिक का यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में, उससे रिलेटेड। पहला ऑप्शन है मेडिकल यूज़ अलाउ ओनली अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, ठीक है। दूसरा है मेडिकल यूज़ इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर ऑल सब्सटेंस, मेडिकल यूज़ इज़ अलाउ विदाउट एनी ओवरसाइट, ठीक है। मेडिकल यूज़ इज़ कंप्लीटली बैन। अब अपने को पता है जो नार्कोटिक्स होते हैं उनके उपयोग को अपन कंप्लीटली बैन नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरी बात, अपन भैया मेडिकल यूज़ को बिल्कुल अलाउ कर दे ओवरसाइड, मतलब बिना कुछ भी देखे हुए, तो ये भी गलत है। तीसरा है कि अनरिस्ट्रिक्टेड हो फॉर ऑल सब्सटेंस, मतलब जो भी सब्सटेंस आपको मेडिकल यूज़ करना है, चरस गांजा सबको चलने दो, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर बनता है कि अपन जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है, अच्छी देख रेख के तहत ही इसका यूज़ अलाउ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न। पूछा क्या गया हेल्दी न्यूबॉर्न का कौन सा इंपॉर्टेंट साइन होगा। पहला है नो मूवमेंट, उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है। दूसरी बात स्ट्रॉन्ग क्राई, बहुत जोर से रो रहा है। तीसरी बात पेल स्किन। और चौथा होता है लो टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे अपने को कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है कि भैया लो टेम्परेचर तो हाइपोथर्मिया, तो ये तो होना नहीं है। पेल स्किन मतलब बच्चा पेल पड़ रहा है, ये भी होना नहीं है। लेकिन अब एक वो स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि किसी को लगेगा अगर मूवमेंट नहीं कर रहा मतलब रिलैक्सली सो रहा है, जबकि ये ऑप्शन गलत होता है। अपगार स्कोर के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग क्राई होती है, जिसको लस्टी क्राई कहते हैं, इसको 2 रेटिंग की जाती है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक और बार इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन टॉपिक से। व्हेन अ नर्स कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट, verbal communication and non-verbal cues during psychological assessment, what is the nurse primary aiming to understand। मतलब कि नर्स जो होती है जब पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही होती है उसके वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल क्लूज के लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट को लेते हुए, तो उसका प्राइमरी एम क्या होता है। इसमें पहला है द पेशेंट्स फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को जानना। दूसरी बात पेशेंट के सोशल स्टेटस को जानना। तीसरी बात उसकी फैमिली हिस्ट्री जानना। या चौथी बात पेशेंट के मेंटल एंड इमोशनल स्टेट को जानना। तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ को क्यों देखेंगे, सोशल हेल्थ का क्या लेना देना, फैमिली हिस्ट्री पेशेंट से इस तरीके से नहीं ली जाएगी। तो सही ऑप्शन यही बनता है कि उसके मेंटल और इमोशनल स्टेट को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछ रहा है अ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO इज टास्क्ड विद इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ सर्विस, शी मस्ट चूज अ 5-year प्लान दैट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द मिनिमम नीड प्रोग्राम, विच 5-year प्लान शुड शी रेफरेंस फॉर हर प्रपोजल। मतलब इसमें बेसिकली क्वेश्चन इतना ही है कि किस 5-year प्लान के तहत जो मिनिमम नीड प्रोग्राम है उसको लाया गया था। ये क्वेश्चन सिर्फ लेंदी है, पूछने के हिसाब से, घुमाने के हिसाब से। ऑप्शन है 6th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान, 5th 5-year प्लान या 4th 5-year प्लान। तो हमें पता चलना चाहिए मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर ही जो PHC है उसका रेगुलेशन किया जाता है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। जो 5th 5-year प्लान होता है, जो 5वां 5-year प्लान था 74 से 79 तक, उसके अंतर्गत जो है मिनिमम नीड प्रोग्राम को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अ पेशेंट डेवलप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट
विच चेंज इन द नॉर्मल फ्लोरा इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स। मतलब कि एक पेशेंट है जो बहुत समय से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ले रहा है, इसकी वजह से उसके जीआईटी में डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है। तो इसमें से क्या चीज़ है जो उसके नॉर्मल फ्लोरा के साथ हुई होगी जिसकी वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं? पहला है माइग्रेशन ऑफ स्किन फ्लोरा इनटू द इंटेस्टाइन, मतलब जो स्किन पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अब पेट के अंदर चले गए हैं। दूसरी बात, ओवर ग्रोथ ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ हो गई, इस वजह से पेट में समस्या हो रही है। तीसरा है कोलोनाइजेशन ऑफ ओरल बैक्टीरिया इन द गट, कि भाई जो बैक्टीरिया ओरल कैविटी में होते हैं वो अब गट्स में जाके वहाँ पे कॉलोनी बना रहे हैं। चौथी बात है डिसरप्शन ऑफ गट फ्लोरा बैलेंस लीड टू सिम्टम्स, मतलब जो गट में फ्लोरा होते हैं, जितने पैथोजन जो भी बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो मात्रा होती है वो डिसरप्ट हो गई, मतलब कम ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पे करेक्ट बनेगा भैया, एंटीबायोटिक की वजह से जो गट के फ्लोरा होते हैं उनमें चेंजेस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है ड्यूरिंग असेसमेंट अ मिडवाइफ ऑब्जर्व अ ब्लड टिंग्ड म्यूकस डिस्चार्ज नोन एज शो इन अ प्रेग्नेंट वुमन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग। मतलब कि एक नर्स थी वो असेसमेंट कर रही थी, उसने देखा कि एक ब्लड से भरा हुआ म्यूकस का प्लग है जो बाहर डिस्चार्ज आया है, इसको मेडिकल फील्ड में शो कहते हैं। तो ये किस चीज़ को समझाता है? इससे पता चलता है इट रिफ्लेक्ट डिहाइड्रेशन फ्रॉम प्रोलॉन्ग लेबर। दूसरी बात, इट इंडिकेट सॉफ्टनिंग एंड ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। तीसरी बात बताता है इट शो इन्फेक्शन। और चौथा है इट सजेस्ट प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो ये बेसिकली पूछा गया शो का साइन किससे रिलेटेड है? डिहाइड्रेशन से बिल्कुल नहीं, इन्फेक्शन से नहीं, प्लेसेंटल एब्रप्शन से नहीं। ये बताता है कि भाई जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो रही है और यहाँ पे जो इफेसमेंट और डायलेशन है वो साइन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एन एनाफ्लेक्टिक शॉक। मतलब कि एक पेशेंट है जिसमें एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हो रही है, तो अपन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा केयर करेंगे? सबसे पहला है मेंटेन अ पेटेंसी ऑफ एयरवे एंड एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, ठीक है। दूसरा है एडमिनिस्टर ओरल एंटीहिस्टामिन, ठीक है। तीसरा है प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन ओनली। चौथा है अप्लाई अ वार्म कंप्रेसेस टू द इफेक्टिव एरिया, मतलब वार्म कंप्रेसेस करो। अब देखो भैया, इनमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो जो एयरवे की पेटेंसी होती है वो होती है, ताकि वो रेस्पिरेशन ले सके, और एपिनेफ्रिन दे ताकि उसकी बॉडी जो होती है वो उस रिएक्शन से लड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, जो पूछ रहा है विच स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। मतलब इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो होती है स्पर्म प्रोडक्शन, शुक्राणुओं के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस या एपिडिडाइमस। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर होती है वो तो केयरिंग करके जो होता है आगे की तरफ ट्रांसफर करने का काम करती है, जबकि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोक्राइन से है, जो पूछ रहा है विच हार्मोन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स। मतलब इनमें से कौन सा हार्मोन जो होता है वो शरीर पे जो स्ट्रेस पड़ता है उसके रिस्पॉन्स में रिलीज होता है? ऑप्शन है कॉर्टिसोल, सीरोटोनिन, इंसुलिन और मेलाटोनिन। तो यहाँ पे हमने जो कॉर्टिसोल दिख रहा है जो इसे कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं, वो यहाँ पे स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। भाई मतलब कि जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपन कोऑर्डिनेट करते हैं, एक नर्स दूसरे नर्स से कोऑर्डिनेट करती है, उसका प्राइमरी गोल क्या है? इसका ऑप्शन है टू असाइन ड्यूटी रैंडमली, मतलब किसी को भी ड्यूटी दे दो रैंडमली। दूसरा है इंक्रीज पेपर वर्क, बस जो फाइलिंग होती है पेपर वर्क होता है उसको बढ़ा दो। तीसरी बात है टू इंश्योर ऑल टीम मेंबर वर्क हार्मोनियसली, मतलब कि जो भी टीम में मेंबर है वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के अच्छे से काम करे। चौथा है टू रिड्यूस पेशेंट इंटरेक्शन, मतलब जो पेशेंट है उसके साथ इंटरेक्शन मिनिमम किया जा सके। तो इनमें से भैया कोऑर्डिनेशन का मेन गोल यही होता है कि जितने भी टीम मेंबर है वो हार्मोनियसली वर्क कर सके। अगेन एक क्वेश्चन सोशियोलॉजी से, जो पूछ रहा है द फैमिली इन विच हस्बैंड लिव इन वाइफ होम इज कॉल्ड। मतलब वो घर जिसमें जो पति होता है वो पत्नी के घर में रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मैट्रिलोकल, मैट्रियार्कल, मैट्रिलीनियल और मोनोगेमस। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है मैट्रिलोकल। मैट्री का मतलब माँ या वुमेन और लोकल का मतलब होता है लोकेशन, मतलब कि माँ के घर में रहना। कैथेटराइजेशन प्रोसेस से ये दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इन अ सिचुएशन वेयर एन indwelling urinary catheter is inserted which nursing action best apply the concept of surgical asepsis to minimize infection risk। मतलब इनमें से कौन सा तरीका अपने को यूज़ करना है जिसके द्वारा कैथेटराइजेशन में जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है उसको डिक्रीज किया जा सके? फर्स्ट है ल्यूब्रिकेट द कैथेटर टिप विथ सोडियम हाइपोक्लोराइड। दूसरा है रीयूजिंग द सेम स्टराइल ग्लव फॉर मल्टीपल पेशेंट, ठीक है। तीसरा है वेयरिंग
क्लीन ग्लव ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसीजर, ठीक है। और चौथा है मेंटेन अ क्लोज स्टेराइल सिस्टम थ्रू आउट द प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो लुब्रिकेट करना ऑप्शन ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अगर हैंड हाइजीन सही नहीं है तो फिर इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। अगली बात है रीयूजिंग द सेम स्टेराइल ग्लव, भाई रीयूजिंग तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करना है। अगली बात वेयरिंग क्लीन ग्लव ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, हाँ ठीक है, पर इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। बस जो चौथा ऑप्शन है कि भैया जो पूरा प्रोसीजर होता है उसे स्टेराइल सिस्टम में रखो, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अपन हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम को पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई इनमें से क्या इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। पहला ऑप्शन है डिजीज इज अ स्टैटिक वाइल हेल्थ इज डायनामिक, मतलब डिजीज तो स्टैटिक है, एक ही तरीके की होती है, पर हेल्थ के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। दूसरा है हेल्थ एंड डिजीज आर टू अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब दो कॉन्सेप्ट है जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं। तीसरी बात बोलता है हेल्थ एंड डिजीज आर ऑन अ कॉन्टिनम एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, मतलब हेल्थ और डिजीज जो होती है वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करते हैं और वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और चौथी बात करिए डिजीज इज अ सोशल डिसफंक्शन एंड हेल्थ अफेक्ट बायोलॉजिकली, वो डिजीज जो होती है वो तो सोशल डिसफंक्शन है, मतलब आदमी काम नहीं कर पाएगा, जबकि हेल्थ जो होता है वो इफेक्ट करती है बायोलॉजिकली, मतलब सिर्फ शरीर को इफेक्ट करती है। भैया ये तो बिल्कुल खोटा आंसर है, ये दोनों अनरिलेटेड है, ये भी गलत बात है। और डिजीज स्टैटिक नहीं होती, उसके भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कंटिन्यू एक रिलेशन में रहते हैं। अगर डिजीज घटेगी तो हेल्थ बढ़ेगी और हेल्थ घटेगी तो डिजीज बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनफर्टिलिटी से, अपन ने देखा कि इनफर्टिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बोल रहा है ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी असेसमेंट अ फीमेल इज डायग्नोस्ड विद एसरमन सिंड्रोम, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच कंडीशन कॉज इनफर्टिलिटी। तो मैंने उस समय तक एसरमन सिंड्रोम के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया था। आइए अब ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है हार्मोन इम्बैलेंस लीडिंग टू एनोवुलेशन, मतलब हार्मोन की कमी की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब, मतलब कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है। तीसरी बात है एबनॉर्मल सर्वाइकल म्यूकस, मतलब जो सर्विक्स है उसके अंदर जो म्यूकस है उसका एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है। और चौथी बात है इंट्रा यूटेराइन एडहेशन प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। यहाँ पे जो होता है यूटरस के अंदर अपने को एडहेशन देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा टिश्यू देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, बिकॉज स्पर्म वहाँ पे मूव नहीं कर पाता है और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 65 मास्लो हायरार्की से पूछा गया है। ये पूछ रहा है विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मास्लो हायरार्की फ्रॉम मोस्ट बेसिक टू हायर नीड, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ वाली नीड्स अपने को बतानी है। पहला ऑप्शन है बिलोंगिंग एस्टीम सेफ्टी एंड फिजिकल नीड। तो यहाँ पे सेफ्टी है, फिर बिलोंगिंग है, एस्टीम नीड है, पर ये दोनों का जो सीरियल है ये थोड़ा गलत बैठ रहा है। दूसरा है सेफ्टी बिलोंगिंग एस्टीम एंड फिजिकल नीड, तो फिजिकल नीड अगर यहाँ पे तो इसके बाद सेफ्टी आनी चाहिए, या फिर यहाँ पे है तो इसके बाद सेफ्टी आनी चाहिए, ये भी गलत है। अगला है एस्टीम फिजिकल नीड सेफ्टी एंड बिलोंगिंग्स, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इन दोनों को बीच में डाल दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन बनता है फिजिकल नीड सबसे पहले आएगी, फिर सेफ्टी मांगेगा, उसके बाद बिलोंगिंग यानी रिसोर्सफुलनेस, और उसके बाद सबसे बाद में आएगी एस्टीम के भैया घमंड या अभिमान जो भी आएगा, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा कि भाई ये सब मोह माया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोशियोलॉजी से है, जो सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, मतलब एक जो गांव की कम्युनिटी होती है और एक जो शहर की कम्युनिटी होती है, इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। ऑप्शन ए है अर्बन कम्युनिटी हैव मोर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ज़्यादा फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगला ऑप्शन है जो अर्बन कम्युनिटीज़ होती है उनमें रेली क्वेश्चन नंबर 66 जो है ये सोशियोलॉजी से पूछा गया है, जो बोल रहा है व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, मतलब जो एक तो शहरी सभ्यता है और एक जो गांव की कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। पहला अर्बन कम्युनिटी हैव मोर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दूसरी बात है अर्बन कम्युनिटी रिले मेनली ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। रूरल कम्युनिटी हैव लार्ज पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। और चौथी बात है रूरल कम्युनिटी हैव ग्रेटर कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है भैया। रूरल कम्युनिटी जो होती है ज़्यादातर हम देखेंगे गांव में जो होते हैं एक जैसे लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे कि वहाँ पे मोहल्ले के मोहल्ले होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं बनना है कि ग्रेटर कल्चरल डाइवर्सिटी रूरल एरिया में। शहरों में अपने को हर धर्म के लोग आसपास साथ में रहते हुए मिल जाएंगे, जबकि गांव में आज भी रूढ़िवादिता है। नेक्स्ट है
जो रूरल कम्युनिटी है उसमें लार्ज पॉपुलेशन होती है। भाई गाँव में कहाँ ज़्यादा आबादी मिलेगी आपको, 2000 5000 ज़्यादा से ज़्यादा, शहरों में ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट, अर्बन कम्युनिटी रिले मेनली ऑन एग्रीकल्चर, शहर में कौन खेती बाड़ी कर रहा है, इंडस्ट्री का एरिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत बनता है। इसलिए जो चौथा ऑप्शन है, अर्बन कम्युनिटी जो होती है उसमें ज़्यादा फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अपने को पता है लॉ, रेगुलेशन, कोर्ट, पुलिस, ये वे सारे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह, ये सब अर्बन कम्युनिटी में हमने को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 फिर सोशियोलॉजी से आया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज इनटू मोस्ट सोसाइटी। कि भाई ज़्यादातर सोसाइटी में विवाह जो कार्यक्रम होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों जरूरी है। पहला ऑप्शन है, इट एग्जिस्ट सोलिली ऑन प्रोक्रिएशन, ठीक है। इट एक्ट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट ऑर्गेनाइज किनशिप एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। इट ओनली प्रोवाइड लीगल स्टेटस फॉर टू पार्टनर्स एंड इट इज़ प्राइमरली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल। भैया पहली बात, शादी कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत है। ये सिर्फ लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है, तो ओनली वाला ऑप्शन मैंने हर बार गलत ही करवाया है। नेक्स्ट है, इट एक्ट एज सोशल इंस्टीट्यूशन दैट ऑर्गेनाइज किनशिप एंड इनहेरिटेंस। बिल्कुल, ये एक तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जो ऑर्गेनाइज करता है रिलेशनशिप को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और ये ऑर्गेनाइज सॉलिडली फॉर प्रोक्रिएशन, ये ऑप्शन भी गलत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 FON में जो ऑक्सीजन डिलीवरी होती है उससे पूछा गया है। अ पेशेंट इज रिसीविंग ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, ऑक्सीजन ले रहा है वो भी नेजल कैनुला से, और वो कंप्लेन कर रहा है नेजल ड्राइनेस। व्हाट शुड द नर्स डू टू मेंटेन कंफर्ट एंड ऑक्सीजनेशन। मतलब एक पेशेंट है जिसको अपन ऑक्सीजन दे रहे हैं नेजल कैनुला से, और वो बोल रहा है मेरी नाक जो है वो काफ़ी रूखी सूखी हो रही है, तो अपन क्या करेंगे जिससे कि उसका कंफर्ट भी बना रहे और अपन ऑक्सीजन भी डिलीवर कर ले। सबसे पहला ऑप्शन है ह्यूमिडिफाई करेंगे ऑक्सीजन को, बिल्कुल यही करना है हमेशा। हमें जो ऑक्सीजन होता है उसको ह्यूमिडिफाई करके देना है क्योंकि ये ड्राई गैस होती है। नेक्स्ट है, अप्लाई पेट्रोलियम जेली इनसाइड द नोज, पेट्रोलियम जेली बिल्कुल भी नहीं देना है क्योंकि ये कंबूस्टिंग होता है, आग लगा देगा। इंक्रीजिंग ऑक्सीजन फ्लोरेट, फ्लोरेट बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, सूखी गैस है, और ज़्यादा दोगे जल्दी सूखेगा। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यू ऑक्सीजन थेरेपी, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो पेशेंट की नीड है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि एक 30 साल का लड़का है, 30 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन, 30 साल की प्रेग्नेंट वुमेन है, जिसमें हमने को देखने मिल रहा है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरा इज एट रिस्क ऑफ वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, विच विटामिन सप्लीमेंट इज इसेंशियल इन हर ट्रीटमेंट प्लान। मतलब 30 साल की प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की वजह से, और उसमें वर्निक्स एनसेफेलोपैथी डेवलप होने की ज़रूरत है। तो अपन कौन सा विटामिन देंगे ताकि ये समस्या बचाई जा सके। प्रिस्क्राइब करेंगे फॉलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन सी, या फिर थायमिन। तो अपने को पता है जो विटामिन B1 होता है थायमिन, वो जो होता है उसकी कमी से वर्निक-कोर्साकॉफ साइकोसिस होता है, तो इसीलिए हमें विटामिन B1 थायमिन ही यहाँ पे प्रिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है, वाइल कंडक्टिंग अ होम विजिट, मतलब एक होम विजिट को कंडक्ट करते समय अ नर्स नीड टू डिस्पोज द कंटामिनेटेड मटेरियल, मतलब एक नर्स को कंटामिनेटेड मटेरियल को डिस्पोज करना है। विच स्टेप अलाइन विथ प्रॉपर बैग टेक्निक, तो इनमें से कौन सा जो है प्रॉपर बैग टेक्निक को बताता है कि भाई सही से अपन ने बैग टेक्निक को मेंटेन किया है। पहला है प्लेसिंग द वेस्ट इन अ सेपरेट लीक प्रूफ कंटेनर ब्रॉड इन द बैग, मतलब अपन एक लीक प्रूफ जो कंटेनर होता है उसको यूज़ करेंगे। दूसरा है डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन द क्लाइंट्स किचन, मतलब अपन जो कचरा है वो ले जाएंगे और क्लाइंट के किचन में डाल देंगे। तीसरा है रैपिंग वेस्ट इन अ पेपर एंड लिविंग नियर द बैग, मतलब कि अपन जो भी वेस्ट होता है उसको एक पेपर में लपेटेंगे और जहाँ पे भी आसपास बैग है उसके आसपास में छोड़ के चले जाएंगे। अगला है पुटिंग कंटामिनेटेड आइटम बैग इन द बैग मेन कंपार्टमेंट, मतलब कि जो भी कंटामिनेटेड वेस्ट है उसको जो अपना मेन कंपार्टमेंट है जहाँ पे अपन बाकी चीज़ें रख रखी वहाँ पे रख देंगे। तो देखो भैया अगर बाकी चीज़ों के साथ रखो तो वहाँ भी गंदगी फैलेगी, तो ये नहीं करना है। वेस्ट को पेपर में रख के कहीं लीव मतलब कहीं छोड़ जाना बिल्कुल भी नहीं, वरना दूसरे जानवर उसको खाएंगे वो बीमार होंगे। और जिसके घर गए उसके किचन में तो गंदगी क्यों ही करनी है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए कि भैया जो वेस्ट होता है उसको पहले तो अपने को एक सेपरेट और लीक प्रूफ, मतलब ऐसा कंटेनर जिससे कि वो लीक ना हो सके उसमें रखना है और फिर वापस बैग में लेके चले जाना है। इसी के साथ हमारा पेपर सॉल्यूशन ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको यह पेपर सॉल्यूशन पसंद आया होगा।